अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ आपकी मेजबान जरगाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। एक लॉन्ग वीकेंड हो गया है खत्म, छुट्टियां हो गई हैं खत्म, बैक टू बिजनेस। ऑफिस जाने वाले ऑफिस, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल। लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों की जब हम बात करते हैं उसमें कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने हालात को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, सूरज जो आंखें दिखा रहा है उसको देखते हुए अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थोड़ी सहूलत की है कि वो जो पहले अगर 1 बजे छुट्टी हो रही थी तो 12:20 पर ही आज से छुट्टी हो गई है। कुछ स्कूलों ने किया जिस पर मैंने लाइटर नोट पे अपनी प्रोड्यूसर से कहा, लगता है आपके बच्चों के स्कूल में बारिश हो रही है कि उनकी छुट्टी उसी वक्त होगी जिस वक्त रूटीन में होती है, लेकिन मेरे बच्चों की छुट्टी थोड़ी सी पहले हो जाएगी। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनको फौरी तौर पर उनके टीचर्स ने और उनके स्कूल्स ने डेट शीट थमा दी थी हाथ में कि आपके जो टेस्ट हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे कसम से शुएब ऐसे भी हैं कि आज अपने जो है वो टेस्ट दे रहे हो, उनके अपने क्लासेस में बैठे, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। यकीन कीजिए कि मतलब ये जो प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके इस तरह से जारी हैं, प्री स्कूल के एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जब हम लोग ये बात करते हैं ना, क्योंकि अभी आपको पता है कुछ ही दिनों में बोर्ड के इम्तिहान भी शुरू हो जाएंगे। हमारे जो 8th क्लास के बच्चे हैं, मैट्रिक 9, 10th के बच्चे हैं, इनकी भी जो ईद हॉलीडेज हैं वो थोड़े से इस अंदाज में गुजरी हैं कि उन्होंने तैयारी को बड़ा दमदार रखना है। आपने तो कहा सिर्फ टेस्ट जरियाब और बोर्ड के एग्जाम में प्री स्कूल बच्चों की बात करूं तो ईद पर जाने से पहले डेट शीट थमा दी थी। इस मंथ कैंट पे फाइनल एग्जाम्स हैं तो ईद पर भी ना माएँ जरा प्रेशराइज कर रही थी बच्चों को, बस 2 दिन 3 दिन कर लो याशी, कर लो, घूम फिर लो, फिर पढ़ना है तो उसके बाद से अब वाकई अब पढ़ाई का माहौल नजर आएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्कूलों ने थोड़ा सा इसको समझा है कि हालात, यानी मैं मौसमी हालात की बात कर रहा हूँ, इसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी स्कूल टाइमिंग्स को रखा, लेकिन एट द सेम टाइम हम सबको भी कोशिश करनी है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखना है, क्योंकि मौसम ऐसा है, मौसम गर्म है। आप बिल्कुल पानी पिए, तमाम बच्चों के लिए ये डिस्क्लेमर था कि पानी आप पिए। और जब बात हम मौसम की कर रहे हैं तो ज़ाहिर है मौसम के हालात क्या है, यानी हम बात पहले स्टूडियो के हालात बता दूं, बहुत गर्म है, एसी ऑन कर दें प्लीज। यहाँ पर एसी ऑन करते हैं, लेकिन आज हम आपको गिलगित बल्तिस्तान से लेके साहिल समंदर कराची तक जो मौसम का हाल है वो बताएंगे। और जब हम बात गिलगित बल्तिस्तान ही करते हैं, कुछ डिस्टर्बिंग विजुअल्स वहां से आए थे। शेषपर जो ग्लेशियर है उस पर बनने वाली झील जो है वो फटी और उसके बाद जो पुल था वो टूट गया। तो ये एक वाकया जो वहां से रिपोर्ट हुआ, लेकिन ओवरऑल इस वक्त वेदर कंडीशंस क्या बता रही हैं? 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होने की जो बात हो रही है, इससे हालात किस कदर मुश्किल होते चले जाएंगे इस पर बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट है हमारे पास मजमूई सूरत हाल वेदर की, वो दिखाते हैं आपको। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के ज्यादा दबाव के बायस मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत तेजी से बढ़ने का इम्कान है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पुख्तनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है, जबकि बालाई और वस्ती सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होने का इम्कान है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस आबी ज़खायर, फसलों, सब्जियों और बागात को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। किसान खेतों को पानी देने के लिए मुनासिब इंतजामात करें। बालाई इलाकों में ज्यादा दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा हो सकता है, जिससे दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए और लोग दोपहर के वक्त बिला जरूरत धूप में जाने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल वाफिर मिकदार में करें। जी, तो बिला जरूरत धूप में जाने से गुरेज करें और पानी का जो इस्तेमाल है वो वाफर मिकदार में करें। और साथ ही साथ जरा ये भी बता दिया गया कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से जो नाले हैं उनमें पानी का दबाव जो है वो खासा बढ़ गया है। लिहाजा जो मकामी अफराद हैं, मकामी आबादी है, उनको भी हिदायत जारी की गई हैं कि आप जरा मोहतात रहें, अलर्ट रहें, खुदा ना खासा किसी भी किस्म की तबाही से या किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि ऐसे में जब गिरदोनवाह में जो फसलें होती हैं वो भी बहुत मुतासिर होती हैं। तो मौसम की सख्तियां वैसे भी हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर यही कहूंगी कि बिला जरूरत घरों से बाहर आप ना निकले। तो ऐसे में हमारी राय तो हमने आपसे शेयर कर दी, क्यों एक्सपर्ट्स की राय भी ले ली जाए। बिल्कुल एक्सपर्ट की राय लेंगे, लेकिन एक क्विक अपडेट आपसे हम शेयर कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने शेषपर ग्लेशियर झील से पानी के अखराज से होने वाली तबाही पर हंगामी इक़दाम का हुक्म दिया है। अवाम के जान माल, इसकी हिफाजत और महफूज मकामात पर मुंतकिल इसको यकीनी बनाया जाए, हिदायत जारी की गई हैं। जो मुतासरा इलाके का ज़रिया आपने जिक्र भी किया कि आसपास के इलाके जो मुतासर हुए हैं वहाँ पर खुराक, अद्वियात और ज़रूरी जो हंगामी सामान है वह फौरी तौर पर पहुँचाने की हिदायत की गई है।
वफाकी जो इदारे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये हदायत जारी की हैं। तो ये मामलात ज़ाहिर है पूरे मुल्क है, लेकिन बिलखुसूस हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, हसनाबाद पुल और आसपास की बात करें, जिस पर वफाकी वज़ीर शहर रहमान साहब ने ट्वीट भी की थी और उन्होंने कहा था कि इससे कहते हैं गोल्फ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, GOLF, इसका टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है और इसकी वजह से ज़रा एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि ऐसे मामला तो होंगे और ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो कि इस खित्ते में रूनुमा हो रहे हैं और उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि ये पहले से एक्सपेक्ट भी किया जाता था। एनीवेज जो हम पुल की बात कर रहे हैं इस पर ये कहा गया है कि बहुत जल्द ये पुल बनाया जाएगा, मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाएगा। इस वक्त भी जो छोटी गाड़ियाँ उनके लिए तो मुतबादिल रास्ता मौजूद है, बट बड़ी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं है। और इसमें शेब ये भी कहेंगे, क्योंकि बाज़-औक़ात हमने देखा है पहले भी जो मरी में सानेहा हुआ उससे रिलेटेड अगर हम बात करें, बारहा तवातुर के साथ इन्फॉर्म किया जाता रहा है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप भी इस किस्म की जो खबरें हैं उन पर नजर रखें, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी, आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी यकीनी हो सकेगा। साथ ही साथ ये कि खुदा ना खासा किसी किस्म का भी अगर आता है या कोई भी सैलाबी रेला आपको अपनी लपेट में लेता है तो उससे भी बचने के लिए आप एहतियाती तदाबीर पर चूंकि अमल कर रहे होंगे तो आपको उस नुकसान से, सॉरी उस तूफान से, उस तबाही से उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी मामले पर बात करेंगे, DG मेट ऑफिस महर साहबजाद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? महर साहबजाद खान साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चले हम एक दोबारा ट्राई करते हैं उन्हें कॉल पे लेने की। इस दौरान एक अपडेट हमारे पास ये भी है, जो हम बात चशपर ग्लेशियर के बाद जो झील फटने का वाक़या वो उस पर जिक्र कर रहे थे, तो शदीद तुग़यानी के बायस जो शारा कोराकरम पर वाक़ हसनाबाद पुल है, इसके मुनज़्ज़म होने का जो मामला, इस पर वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की हिदायत पर चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हंगामी दौरा भी किया है और आर्जी पुल 1 माह के अंदर कायम कर दिया जाए, ये कहा गया उनकी तरफ से। वफाकी वज़ीर मवासलात ने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इस मामले पर ब्रीफिंग ली है और तामीरी काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। जो मुतबादिल रूट है वो बरास्ता नगर मौजूद है, मजबूत और पायदार पुल के डिज़ाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। ये कहा गया है नया पुल 6 से 8 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र NHA के माहिरीन तामीरात जो हैं वो इंजीनियर्स को वफाकी वज़ीर मवासलात की तरफ से हम वक्त मौके पर रहने की हिदायत जारी की गई। DG मेट महर साहबजाद खान साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैर खैरियत, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर हम अच्छे हैं, लेकिन सूरज बहुत आंखें दिखा रहा है। तो पहले जरा बात हम मजमूई सूरत हाल पर करते हैं, फिर हम गिलगित बल्तिस्तान पर भी आपसे जरूर कमेंट लेंगे। ओवरऑल बताएं सर, ये 7 से 9 डिग्री जो टेम्परेचर राइज करने की बात हो रही है, इसी महीने मई की बात हो रही है? मई की नहीं, पूरे मई की बात नहीं है, बल्कि ये इस हफ्ते की बात है कि एवरेज नॉर्मल जो टेम्परेचर हमारा है उससे यानी हमारे शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पे 7 से 9 डिग्री और हमारे जनूबी इलाके जो हैं पाकिस्तान के वहाँ पे 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो एक महीने का एवरेज टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर ये रेंज होती है। तो टेम्परेचर तो जब हम एक हफ्ते की बात करते हैं, वो चाहे फिर हम नॉर्थ साइड की बात करें या सदर्न पार्ट की बात करें, ये 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड एक हफ्ते में राइज होना, इज इट नॉर्मल? ये होता है, नॉर्मल होता है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल जो होते हैं वो पूरे महीने के मिला के उसकी मैक्सिमम की एवरेज जो हम निकालते हैं ना तो वो फिर नीचे आ जाती है। फर्ज करें जी मैं आपको बताऊं ना कि इस्लामाबाद का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो होगा इस महीने का, इस हफ्ते का, ये जो भी है वो बहुत कम होता है, यानी तकरीबन आप कह लें कि जी 35 या 36 डिग्री होगा। तो आप इस पे 7-8 डालें तो वो 42, हाँ वो कम होता है। यानी एवरेज जो टेम्परेचर होता है डेली जो होता है वो ज्यादा रेंज तक चला जाता है। तो एवरेज हम 30 सालों का ये निकालते होते हैं, ये एक महीने का भी नहीं होता था, 30 साल का वो मैक्सिमम टेम्परेचर की एक लिमिट नहीं। महर साहब ये भी अर्ज कीजिएगा, देखिए इस्लामाबाद के तो वेदर कंडीशन के बारे में आपने थोड़ा हमें बताया कि फोरकास्ट ये रह सकती है, लेकिन वो ऐसे कौन से इलाके हैं, क्योंकि मुल्तान और सिब्बी या अंदरून सिंध की हम बात करें वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, किन इलाकों या किन शहरों के हवाले से खासे अलर्ट आ सकते हैं, स्पेशली हीट वेव का अगर हम जिक्र करें तो? ये हीट वेव तो सब पे इफेक्टिव है। जब खुशक दर्जा हरारत होता है या हीट वेव का इम्पैक्ट होता है तो उसमें उस लिहाज से जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है। अब कल का टेम्परेचर मैं अगर आपको बताऊं तो सिब्बी और जैकबाबाद में कल 48 डिग्री सेंटीग्रेड था।
फैसलाबाद में कल 43 था, मुल्तान 45 था, रहीम यार खान 47 था। इस तरह ये हमारे जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के भी कुछ इलाके, ये बेल्ट जो है डेरा इस्माइल खान वो भी काफी शिद्दत में था, वहाँ पे भी टेम्परेचर, और पेशावर में भी कल 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये इलाके जो है ना जितने भी हैं, आप अगर गिलगित बल्तिस्तान ही चले जाएं तो वहाँ पे चिलास में कल 38 से ज्यादा टेम्परेचर था। तो ये सारे इलाके अपने लिहाज से काफी यानी एक वो शदीद गर्मी की लपेट में थे, और ये आगे 5-6 दिन जो हैं ये इसी तरह चलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते में भी शायद तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह। महर साहब, आपने कहा कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के इलाके, ये वो इलाके जहां पर लोग अपने वेकेशंस प्लान करते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ओवरसीज ऐसे हैं जो कि छुट्टियां लेके पाकिस्तान आए हुए हैं। गालिबन ईद के बाद भी लोगों ने अपने हॉलीडेज प्लान कर रखी हैं। तो जो टेम्परेचर आप बता रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि क्या अभी भी वो अपने वेकेशंस इन इलाकों में प्लान करेंगे, थोड़ा सा एहतियात करें, जरा घरों में रह लें, कुछ घर में वक्त गुजार लें अपना? अगर दोबारा ट्राई कर सके, बिकॉज अभी हमें थोड़ी सी बात अलर्ट्स से मुतालिक भी करनी थी कि कोई ऐसे अलर्ट्स जारी किए गए हैं बिलखुसूस नॉर्दर्न साइड के गिलगित बल्तिस्तान के केपी के, जो हमने बात की ना GLOF, ये जो एक फिनोमेना यूज़ हो रहा है कि इसकी वजह से ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वहाँ पर, जो बिलखुसूस एक पुल का टूटना, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे ताकि ये एक आगाही भी हो जाए कि वहाँ पर रहने वाले बिलखुसूस जो नदी नालों के या दरियाओं के आसपास लोग रहते हैं वो क्या एहतियात करें, और क्या ऐसा कोई अलर्ट भी जारी किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी कि अच्छा आप भी इन इलाकों को देख लें। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, चूँकि ये एक ऐसा मामला रिपोर्ट हुआ जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि चूँकि वहाँ पे और ब्रिजेस भी हैं और ऐसा ना हो कि और ब्रिज टूट जाए। एक तो ये कि ब्रिज टूटना क्या मतलब इस बात का, एक तो ये कि डिस्कनेक्ट हो जाना, दो इलाकों का डिस्कनेक्ट हो जाना, इसका मतलब ये कि मसाइल का बढ़ जाना। एट द सेम टाइम जो वहाँ पर लोग हैं जिनका शायद ये डेली कम्यूट होता है इस एक पुल से, ये छोटे छोटे से पुल ये बड़े अहम होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। और हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं महर साहब, ज़ाद खान साहब, उनसे हम इस पर बात करेंगे। सर लाइन ड्रॉप हुई, थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं जो GLOF का एलिमेंट, एक तो एक्सप्लेन करें ये है क्या, और दूसरा कौन कौन से ऐसे नए अलर्ट्स जारी किए गए हैं आप लोगों की तरफ से, किन इलाकों के हवाले से बिलखुसूस यानी फ्लड्स आ सकते हैं वहाँ पर, ऐसा फिनोमेना दोबारा रिपोर्ट हो सकता है? ये बिल्कुल जी, GLOF एक्चुअली लफ्ज है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग होता है लफ्ज। तो ये हमारे जितने भी ये गिलगित बल्तिस्तान या हमारे सवात चित्राल में हमारे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, वहाँ पे ग्लेशियर मौजूद हैं, और वो हाई टेम्परेचर की वजह से किसी वक्त भी वो जब मेल्टिंग शुरू होती है तो झीलें बन जाती हैं और फिर वो आउटबर्स्ट हो जाती हैं। तो ये आगे जो नीचे इसके लोग होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली किसी नदी नाले में इसका पानी जाना होता है, लेकिन नदी नाले आपको पता है कि इतने ज्यादा नहीं होते कि वो उसका वो बोझ बर्दाश्त कर सकें, जैसे कल हसनाबाद ब्रिज पे हुआ है। हसनाबाद से वैसे पानी पहले भी काफी ज्यादा गुजरा हुआ है, लेकिन ये पानी की जो है एकदम आने की वजह से 10,000 क्यूसेक या इसके करीब था, तो वो पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। फिर उसने कोई आबादी जो है वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग करके घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में हमारी मार्च से भी कंसर्न थी, मार्च के महीने से, क्योंकि आपने देखा है कि मार्च के महीने से गर्मी के रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए थे, तो उस वक्त से हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी कुछ न कुछ इन इलाकों में जितने भी ऐसे अलर्ट्स भी जारी किए गए थे। हाँ, अलर्ट जारी हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। 6 को भी आपने हीट वेव। लास्ट बस बता दें सर कि फ्लड्स के हवाले से ऐसे कोई अलर्ट जारी किए गए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान केपी में? हाँ, वो बिल्कुल वहाँ पे भी इशू किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी हम उनके PDMA का डिपार्टमेंट जो है उसको बताते थे और वो वक्तन फवक्तन देता रहा है। वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। मार्च के अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भी गिलगित बल्तिस्तान का जो PDMA डिपार्टमेंट है उसने इशू किए हुए। और लेकिन अब बाज़ का तो होता भी है कि जी पानी ज्यादा आ जाता है तो ये नुकसानात हो भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये सारी चीजें इशू हुई हैं, लोगों को बता दिया गया हुआ है। वहाँ पे मेरा ख्याल है PDMA में लोगों के साथ साथ इंतजामिया भी अलर्ट है और मुतहर्रिक है इस ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए। इंतजामिया में सबसे जो ज्यादा रोल होता है वहाँ के PDMA जो होते हैं ना, उनका रोल होता है, तो वो मुसलसल हमारे राब्ते में है, वो बड़े एक्टिव हैं,
उन्होंने इसके बारे में काफी यानी मीटिंग्स भी की हुई हैं और लोगों को भी बताया गया है। पर जो इवेंट होना होता है फिर वो अल्लाह ताला की मर्जी हो तो जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे ऐसी किसी भी कुदरती आफत से। बहुत शुक्रिया डीजी मेट महार साहबजाद खान साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते हैं। बढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान एट स्पीड की बात करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं जिन्होंने सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, उसकी हम बात करें। सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए तामीर किए जाने वाला एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है और जो गरीब और नादार अफराद को इलाज की सहूलियात फराहम करेगा। 4.5 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये अस्पताल 350 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इस हॉस्पिटल में कैंसर, दिल के अमराज, किडनी के इश्यूज एंड डायलिसिस ये समेत दीगर जो बीमारियां हैं इसके इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। ओपीडी भी यहाँ पर कायम की गई है और निजी शोबे में इस अस्पताल का शुमार पंजाब के बड़े अस्पतालों में होता है। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, क्योंकि मकामी तौर पर अगर देखा जाए तो इस किस्म के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कि ट्रस्ट पर चलने वाले हॉस्पिटल्स हैं, आवाम को उनकी बेपनाह जरूरत है। इसी के साथ साथ जहाँ पर आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे जो हैं उन पर न सिर्फ काम किया जा रहा है बल्कि सहाफ़ती बरादरी इसको जो दरपेश खतरात हैं या फिर चैलेंजेस है उससे निपटने के लिए भी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है, शाना बशाना है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब साहब ये फरमाते हैं कि हुकूमत आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार राय पर किसी किस्म की कदगन लगाने का इरादा नहीं रखती। पीका ऑर्डिनेंस समेत दीगर तमाम कवानीन के तहत सहाफ़ी के खिलाफ बिला वजह कार्रवाइयों पर हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा तमाम सहाफ़ियों को। पीका ऑर्डिनेंस का जायजा लेने का काम पहले ही वज़ारत कानून को सौंप दिया गया है। लिहाजा आपको ये भी बताएं कि लाहौर में CPNE के वक्त से मुलाकात के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों की दीगर नुमाइंदा इदारों के साथ मिलकर तामीरी काम करने की ख्वाह है, जबकि हुकूमत बिजली की पैदावार और उसकी तरसील और रसद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात भी कर रही है। तो इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो भी वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत समझी जाती हैं। तो इस सिलसिले में भी न सिर्फ काम किया जा रहा है बल्कि हम ये कहें कि जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं उनको भी एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत के ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है न सिर्फ उन्हें उन पर ऑन बोर्ड लिया जाए बल्कि आवाम के अंदर अगर उस मामले से जुड़ा कोई भी एक सवाल है तो उस तासुर को या फिर उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम उठाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक और ख़बर हमारे पास, खादिमैन शरीफैन सऊदी फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ उनकी तबीयत नासाज है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो और पूरी पाकिस्तानी कौम खादिमैन हरीमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जल्द सेहतयाबी और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। आगे बढ़ेंगे, एक और ख़बर हमारे पास, वो भी सऊदी अरब, जहाँ पर 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है और दारुल हुकूमत रियाज़ में 11 मई तक जारी रहने वाली बैनुल अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और मुल्क के बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारों के जो स्टॉल्स हैं वो होंगे, जिसमें 23 ममालिक से 260 से ज़ायद बैनुल अक़वामी और मकामी यूनिवर्सिटीज़ और तमाम जो तालीमी इदारे उनके नुमाइंदे मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम, माहिर तालीम वो शिरकत कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमाद बिन मोहम्मद अल शेख ने नुमाइश का इफ्तिताह किया था और नुमाइश में 110 मकामी और 152 बैनुल अक़वामी इदारे जो हैं वो शरीक होंगे। अब इतनी बात अगर सऊदी अरब की हो रही है तो बिल्कुल वहीं का ही जिक्र होगा शुएब। और ये तो वो लोग हैं कि जो कि एग्जीबिशन में शिरकत के लिए जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो इंतहाई एक्साइटेड हैं। अब जरा उनके बारे में सोचिए कि जो एक अरसे से इंतजार कर रहे कि कब हम फरीज़ा हज की अदायगी को मुमकिन बना पाएंगे, तो उनके लिए भी खुशखबरी है। और नाजरीन, हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला इस वक्त जारी हो सारी है। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला 1 मई से 13 मई तक जारी रहेगा। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप 1 मई से 13 मई के दरमियान करवा सकते हैं। तमाम आज़मीन हज के लिए नामजद बैंकों में टोकन रकम जो है वो 50,000 रुपए 13 मई तक जमा करवाना लाजमी है। असली जो 50,000 रुपए की रकम है इसके बारे में हज मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है कि ये आपके हज के पैकेज का हिस्सा होगी। मतलब ये नहीं कि ये कि आपकी रकम जो है जो बाकी आपने वाजिबात की अदायगी करनी है ये उसके अंदर शामिल कर दी जाएगी। लिहाजा वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम की कुरानंदाजी 15 मई को होगी। कामयाब आज़मीन हज को बकाया रकम 3 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना लाजिम होगा। और रवा बरस, जी हाँ, रवा बरस 81,000
132 पाकिस्तानी हुज्जाज कराम फरीज़ा हज अदा करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए, देखिए कि घर का बुलावा जो है खुदा के घर से किसके नाम का आता है, किसके नाम का कुरान निकलता है। जो जाएंगे यकीनी तौर पर वो सुरखरू होंगे, और जो नहीं जा सकेंगे अल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे चलकर अपने घर का बुलावा नसीब फरमाए और हमें भी नसीब फरमाए। लेकिन जो जाएंगे उनसे अभी से इल्तिजा है कि आपने हमारे लिए बहुत सी दुआएं करनी है। बिल्कुल। और यानी आज से 9 तारीख से 13 तारीख तक 50,000 रुपये टोकन मनी, ये 3 दिन मुख्तलिफ बैंक्स हैं वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनकी लिस्ट के कहाँ पर आप जाके जमा करा सकते हैं। अगर 65 साल से ज़ायद आपकी उम्र है तो प्लीज़ आप अप्लाई ना कीजिए, चूंकि ये वहाँ की तरफ से शर्त आयद की गई है कि 65 साल से ज़ायद उम्र का कोई शख्स हज पर नहीं जा सकता। अगर गुज़श्ता 5 साल आपने हज किया है तो भी आप अप्लाई ना कीजिए, आप नहीं जा सकते। कुछ शराइत हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए। ग्रुप बनाइए या ना बनाइए, जिस तरह भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कीजिए, और फिर दुआ कीजिए कि आपका उस कुरानंदाज़ी में नाम आए। सिर्फ बुलावे की बात है, बुलावा आएगा तो आप जा पाएंगे। अपना वैलिड CNIC, वैलिड पासपोर्ट जो कि आई गेस जनवरी 2023 तक वैलिड होना चाहिए, और ये 50,000 की टोकन मनी। और उसके बाद जो वैक्सीन की लिस्ट आई हुई है, जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, साइनोवैक भी है, सिनोफार्म भी है, एस्ट्राजेनेका भी है, मॉडर्ना भी है, फाइजर भी है, जॉनसन जॉनसन भी है। तो बहुत सी एक वैक्सीन है जो कि अगर लगवाई हुई है उसमें से कोई वैक्सीन तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाई जो कि लिस्ट में है तो बूस्टर शॉट फाइजर का आप लगवाएं तो भी जा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, ट्राई जरूर कीजिए, अल्लाह करे बुलावा सबका है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और जो आपने शेब एक बात दो अभी शराइत यहाँ पे जिक्र किया ना, एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जो 5 साल के अंदर अंदर हज का फरीजा मुकम्मल कर चुके हैं, एटलीस्ट उनको कहा गया है कि आप मोहतात रहें, आप अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि कोटा होता है वो मुख्तस किया गया तो लोग रह जाते हैं। तो अगर आप अपने फरीज़ा हज मुकम्मल कर चुके तो इस बार किसी और को जाने का मौका। और इसमें एक चीज़ ये भी लोग ये सोचते हैं कि अच्छा घर में जो एक शख्स है अगर उसकी 65 साल से कम उम्र है तो वो अप्लाई करे, और साथ अगर 65 से प्लस एज अ महरम भी चला जाए, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज हमने इस पर खासी रिसर्च की, सारा पूछा, तो अगर 65 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है, 5 साल में आपने हज किया है, आप एलिजिबल नहीं हैं, बाकी अप्लाई करें। अगले साल इंशाल्लाह ऐसी कोई शराइत नहीं होंगी, आप ज़रूर जा पाएंगे दोबारा से। अल्लाह बुलाए और सबको बुलाए और बार बार बुलाए। चलें बढ़ते हैं आगे, और वफाकी वज़ीर तलातुन नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा का जिक्र करेंगे, जिन्होंने कहा है कि इमरान नियाज़ी के करप्शन का रिकॉर्ड है वो अवाम के सामने आ रहा है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला इमरान नियाज़ी खुद झूठा है, चोर है, साजिशी है। इमरान नियाज़ी की क़यादत में माफिया जो अवाम है इनको 4 साल लूटता रहा, और साबिक दौर में महंगाई, कर्जे, मुआशी ज़बूहाली के जो तारीख़ रिकॉर्ड है वो बने 60 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। एग्जैक्टली ये खबर तो आपने यहाँ पर डिस्कस की ही शुएब, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का आपने जिक्र किया तो मजीद एक इंफॉर्मेशन का जिक्र करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन एक ऐप से मुताल्लिक है, वो है हमारी व्हाट्सएप। अच्छा, इस पर पैगामात पर जो रिएक्शन देने का वो अब सारफीन जो है उससे मुस्तफीद हो सकेंगे, और इस बात का जो इंकशाफ किया गया है वो कि मेटा यानी कि फेसबुक के थ्रू किया गया है उसके मालिक मार्क ज़करबर्ग की जानिब से। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से इंस्टाग्राम पर जो उसके सारफीन हैं वो अपने रिएक्शंस का इजहार करते हैं, खुशी महसूस होती है तो बड़ी सी स्माइल प्यारी सी भेजते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो लाइक इस तरह से बनाकर भेजते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एमोजीज है, अगर इसमें वाह का एमोजी भी है, और अगर आपने कहते हैं कि पसंद आए तो हार्ट का एमोजी भी बना सकते, तो ये वो तमाम रिएक्शन है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे मुझे जरा बताएं कि आपको लगता है कि ये कोई यूजफुल सी चीज़ है? जब ऑलरेडी आप एक इमोजी भेज सकते हैं तो रिएक्शन में इमोजी का क्या फायदा? नहीं, उसमें फिर ये होगा कि देखें ये तो डिपेंड करता है कि जब ये ऐप आएगी, क्योंकि अभी उस किस्म का कोई डेमो भी हमारे सामने नहीं आया है। नहीं, वो तो अब अंडरस्टूड सी बात है, फेसबुक पे होता है, आपको मैसेज है, आपने उस तो आपने हाँ क्लिक किया और वो चला गया। तो अभी व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आप नीचे कोई इमोजी भेज सकते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही है, यूज करके देखते ना, क्या पता इंटरेस्टिंग हो। हाँ, बट मुझे लगता है कि खाम खा इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर को कॉपी करने वाली बात है। एनीवेज, अपनी राय है। आगे बढ़ेंगे जनाब, और आज हम बात करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स की भी, क्योंकि आज उनका दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। इस दिन का मकसद क्या है? जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उसका जो इल्लीगल हंट है, गैर कानूनी शिकार है, इसका एक कारोबार है पूरा, इसको बंद किया जाए। हम ये भी देखते हैं कि वो परिंदे जो मेहमान परिंदे होते हैं, हमारे मुल्क से उनका ताल्लुक नहीं है, बाहर से आते हैं और यहाँ पे कोई कैद कर ले, इसको रोकना होगा। चूँकि ये इलाका उनके लिए नहीं है, वो आते ज़रूर हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए आते हैं, पूरा साल यहाँ पे रहने के लिए नहीं आते। एक तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन हम उसे डिस्टर्ब कैसे करते हैं? शिकार करके,
कैद करके। इस पर हम आज कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बस बात करें ताकि आप ये जान पाएँ कि ये जो चाहे हमारा लेक व्यू हो, चाहे हम सदर्न पार्ट की बात करें, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बस इंजॉय कीजिए, देखिए इनको, ना शिकार कीजिए ना कैद कीजिए। आगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात हम माहौलियाती आलूदगी की करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की करेंगे और बिलखुसूस आज हम बात करेंगे तिब्बी फुजला। इसको ठिकाने लगाने का क्या मुनासिब निज़ाम मौजूद है या कि उसमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है? अगर मुनासिब तरीके से ठिकाने ना लगाया जाए तो फिर होता है क्या, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा पहाड़ों और वादियों में सच्चू खान के सरोज से जो सुर फूटते हैं, उनमें पाक वतन से चाहत और मोहब्बत की लगन भी है और कुदरत से मिलने वाली नेमतों का शुक्र भी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ।
शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहरा रसूल। जी वेलकम बैक नासिर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा टीजर आपको शेप ने दिया था, ये कहा था कि जब हम लोग वापस आएंगे तो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बात करेंगे। अक्सर जब भी हम लोग पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट के हवाले से बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ जो कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है या कोई टीन डब्बा, इसको ना लोहा, कुछ टुकड़े गिरे हुए, ज़रात गिरे हुए, या कीचड़ है, सिर्फ यही माहौलियाती आलूदगी के अंदर शुमार होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी हकीकतें ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों से बहुत ओझल हैं, हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम उस खतरे को भांप नहीं पाते, हम उन खतरों को जांच नहीं पाते। अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करें, बहुत सारे अजीज ऐसे हैं कि जिनकी आदत के लिए मुझे भी जाना पड़ा और मैंने अपनी आंखों से उन हॉस्पिटल्स का अहवाल भी देखा। बदकिस्मती से सरकारी हॉस्पिटल में कहूँगी, लेकिन मैं इस वक्त ओवरऑल हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर रही हूँ, क्लिनिक्स के हवाले से बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो तिब्बी फुजला होता है, जो कि एक मरीज के बिस्तर पर भी मौजूद हो सकता है, उसके उस कंबल में भी हो सकता है जो कि वो ओढ़ता है, जो कि उसके लिए वहाँ पर मौजूद होता है अस्पताल इंतजामिया की तरफ से, वो तमाम चीज़ें जो कि उसके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, चाहे इंजेक्शन है, अब वो क्या डिस्पोज किया जा रहा है और कहाँ पर डिस्पोज किया जा रहा है, वो एक ऐसा स्पिरिट का फॉर्मूला जिससे उसका जख्म साफ किया जा रहा है कि अगर वो डस्टबिन में फेंक दिया गया है तो इसके बाद वो कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम बड़े गार्बेज में, या फिर इसके अलावा भी इसको वहाँ पर जाने की जरूरत है कि जहाँ पर इसका होना और मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाना वक्त की अहम जरूरत है। क्योंकि ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि गटर में भी जाती हैं, हमारे साफ पानी को आलूदा भी कर सकती हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये जा कहाँ रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। तो ऐसे में इस किस्म की मुहल्लिक जो बीमारियां हैं वो एक आम जीते जागते सेहतमंद शख्स की सेहत को किस तरह से मुतासर कर सकती हैं, आज हमने सोचा कि इस पर आप लोगों से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्टली, चूंकि ज़ाहिर एनवायरमेंटल इश्यूज आपकी नेशनल हेल्थ को मुतासर करते हैं, इस पर बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आइज़क आशिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। पीटीवी की मैनेजमेंट का, रजा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये आपके सामने की तारीफ नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग शो, फुल ऑफ कंटेंट जो है, जिसको देख के वाकई जो जनरल पब्लिक की इश्यूज हैं उसको आप एड्रेस करते हैं। थैंक यू सर। आपने एक इंट्रोडक्शन दिया सर मेडिकल वेस्ट से मुतालिक, उस पर आने से पहले मैं चाह रहा था कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एक तो मेरा सवाल ये सर कि क्या वाकई हर इंसान या हर पाकिस्तानी इस वक्त प्लास्टिक इनहेल कर रहा है, तो कितना इनहेल कर रहा है प्लास्टिक इनहेल? दूसरा, ओवरऑल आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, हम बदतरीज पोल्यूशन बढ़ाते चले जा रहे हैं कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स वाकई ले पाए हैं कि चीज़ें बेहतर हुई हैं? अच्छा, इसका एक देखने वालों को और जो पॉलिसी मेकर हैं जो दफ्तर के लिए रेडी भी हो रहे हैं और साथ हमारी बात भी सुन रहे हैं, एनवायरनमेंट का और इंसानी माशरे का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। आपकी आबो हवा है, सॉइल है, एयर है, इसके अलावा जो आपका सैनिटाइजेशन का सिस्टम है, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन सोसाइटी। ट्रू। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हम चीज़ों को तब एड्रेस करना शुरू करते हैं जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है। हम प्रिवेंटिव मेजर्स कभी भी नहीं लेते। मैडम ने जिस तरह थोड़ी देर पहले बात की, इस टाइम इस्लामाबाद पिंडी में जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो ख़ास तौर पे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर आप कंपैरिजन करें, हमारी टीम ने अभी कुछ साल पहले एक पब्लिकेशन की थी जो इंटरनेशनली पब्लिश हुई थी, और उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि आपका जो जेनिटोरियल स्टाफ है, सैनिटेशन का जो अमला है, वो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार है, 50% ऑफ दैट डेटा। ओके। और ये अलार्मिंग चीज़ थी। ये डेटा पूरे पाकिस्तान का? नहीं, इस्लामाबाद का डेटा भी। नहीं, ये पंजाब का हमने डेटा इकट्ठा किया था।
and out of that sample size 50% of the population which are exposed to that hospital waste management system, 50% हेपेटाइटिस बी, और उनकी स्क्रीनिंग हमने की थी। ठीक है। वो तकरीबन 2 साल हमारी स्टडी चली थी और पब्लिश भी है। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पाकिस्तान में आपके लिए अलार्मिंग फिगर्स मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2005 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक, बना 1947 में पाकिस्तान, और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम 2005 में आके तख्लीक कर रहे हैं। ठीक, और अभी तक वही जनरल सिस्टम ही चल रहा है, उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन ही नहीं हुई। ओके। और आपकी पॉपुलेशन का साइज जो है, आप इस्लामाबाद की अंदाजा लगा लें कि जो 10-11 लाख होती थी वो अब 25 लाख के करीब पहुंच गई है। और इसमें आपके 4 से 5 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके बिल्कुल, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो पढ़ा लिखा स्टाफ है, मतलब उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो तो जाहिर है एजुकेटेड है, उनको तो पता है कि ये मुजरे सेहत फजला है और ये आपका म्यूनिसिपल वेस्ट जिसको कहते हैं, इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक रिस्क वेस्ट होता है और एक नॉन रिस्क वेस्ट है। तो रिस्क वेस्ट जो है उसमें इन्फेक्शियस वेस्ट, आपके शार्प नीडल्स आ गए, आपका जो रेडियोलॉजिकल वेस्ट है वो होता है, इसके बाद लैब्स का जो वेस्ट है। अब आप डॉक्टर को तो इजीली बता सकते हैं कि आपने, वो पढ़ा लिखा है, वो मेडिकली एजुकेटेड भी है, और फिर दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि उसके पास प्रॉपर गियर होता है। नर्सेज के पास भी प्रॉपर गियर है कि जब वो सिरिंज को डिस्कार्ड करती हैं या ट्यूब्स को करती हैं तो वो प्रॉपरली उसको करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो हमारी टीम, जो सैनिटेशन वाले हैं, जो उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आके काम खराब होता है कि उसकी प्रॉपर कलेक्शन का मैकेनिज्म ही नहीं है और उन बेचारों के पास प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ही नहीं है अवेलेबल, वो डायरेक्टली एक्सपोज है। और फिर हमारा, आपको पता है कि ये सबसे बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला स्टाफ है, इनकी ना इंश्योरेंस है, ना इनके पास एजुकेशन है, और ना फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही ठीक हो गया। ये जब उस फुजले को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम नहीं है। किसी बड़े हॉस्पिटल में आप उठा के देख लें, आपको ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं मिलेगा कि उसको प्रॉपरली आपने सील करना है, उसको इन क्लोज स्पेस में आपने रख के एक जगह से दूर। अब वहाँ पे क्या होता है, मसलन ओटी का, किसी भी एक गायनी की ओटी का आप वेस्ट आप इमेजिन करें, वो जब आपने निकाला और उसको प्रॉपरली आपने पैक ही नहीं किया, तो वो जब आप ये आम ट्रॉली पे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट जो है वो कंटेमिनेट हो। आप किसी, जैसे मैडम कह रही थी कि हॉस्पिटल अगर आप जाते हैं तो मरीज तो बेचारा किसी बीमारी से वहां पे पड़े। मेरा कल जानने का ये डॉक्टर साहब इत्तेफाक हुआ, मैंने वो देखी भी थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने एग्जैक्टली वो वीडियो पोस्ट की। आप यकीन जानिए, मरीजों को मैंने जिस हालत में वहां पर देखा, लग रहा था अपनी बीमारी से नहीं मरेंगे, वो इस सुलूक से मर जाएंगे जो कि उनके साथ किया जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रही कि आपने कहा ना, एक वर्ड आपने सॉरी इस्तेमाल किया, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, मुझे लग नहीं रहा कि इस नाम की कोई मखलूक भी है। नहीं, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। और मैंने तो अभी एक पॉलिसी डिज़ाइन की है, अभी कुछ दिनों में पब्लिश भी हो जाएगी। और मेरी खुदारा रिक्वेस्ट है, हमारी जो क्लाइमेट चेंज है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पाकिस्तान में जो काम कर रही है, कि ये सबसे बड़ा इशू है जो एड्रेस करने के लिए। आपने जो कि बात की, आपकी ज़रा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने किया, तो वो थोड़ा सा बताएंगे क्या सजेशंस आपकी तरफ से दी गई हैं? देखिए, उसमें ये है कि जो जेनेटोरियल स्टाफ है उनको, ये जो आम हमारा जेनेटोरियल स्टाफ है, इसको इस काम के लिए लगाए ही ना। अच्छा, डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए जो प्रॉपरली ट्रेंड हो। ठीक है। उनकी हर महीने के बाद जो WHO की गाइडलाइंस चेंज होती हैं लेटेस्ट, उनके साथ उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज होने, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉपरली गियर्ड हों। ठीक है। और ये पूरा एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होना चाहिए, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है हर हॉस्पिटल का एक अपना, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने चाहिए, जिसमें आपके मेडिकल डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों को भी रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है कि जो आपकी नई गाइडलाइंस आ रही होती हैं इन्फेक्शियस वेस्ट के बारे में, और इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के भी लोगों का जरूरी है। किसी और मुल्क में ऐसी चीज नजर आती है आपको जहाँ पे सेपरेट एक इदारा हो या सेपरेट एक निजाम सर, हो? यूरोप में, जर्मनी में एस्टैब्लिश सिस्टम है। ठीक है। वो इंटरनली इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसका मैकेनाइज सिस्टम है। अच्छा। और इंटरनली ही इसको वेस्ट आउट करते हैं। हर हॉस्पिटल? हर हॉस्पिटल। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो ऐसा काम कर रहा है?
पिम्स में चल रहा है। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं कि तकरीबन हर बेड पाकिस्तान में, आपने मैडम ने अभी बात की, हर बेड तकरीबन 2 kgs डेली वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। My goodness. 2 kgs। और और उसमें ये 2 और kg जैसे हम बात करते infectious है। हैं कि और- जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं वो जी। तो 500 बेड पे हजार उनका हजार बेड के, 1000 और पे उसमें मुश्तमिल होते हैं। 0.05 kg जो है दैट इज इन्फेक्शियस। और that और अगर आप, मैं significant आपको amount एक है। पिम्स की एग्जांपल देता हूँ कि डेली का जो वहाँ का एक राउंड फिगर है दैट इज 500 kgs पर डे। पर डे। ओके। और ये एक हॉस्पिटल की बात हम कर ये रहे सिर्फ हैं। मैं अभी एक लेकिन आपने कहा ना हॉस्पिटल की कि बात- पिम्स में इंटरनली ये एक सिस्टम है, थोड़ा लेकिन सा बताएंगे लेकिन उसके बारे ये में? अभी ये डेवलप किया कि ठीक है। उसको प्रॉपर, लेकिन फिर जो मेरा मेन फोकस है वो ये कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं। ठीक है। आप इसको प्रॉपरली एक मैकेनाइज सिस्टम डेवलप करें ताकि इसमें 3 चीज़ें, इसमें ट्रायंगल एक है, इसमें एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल है कि जो आप जैसे मेरे जैसे लोग वहाँ पे एक्सपोज होते हैं या उस इन्वायरमेंट में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मज़ेदारी की बात यह कि अभी जब हम काम कर रहे थे तो पिम्स में जहाँ पे ये इंसिनरेटर उन्होंने इंस्टॉल किया है उसके साथ एक स्कूल है क्लास 8 तक। तो यहाँ पे प्लानिंग का भी फुकदान है कि आपने किस जगह पे डंप करना है। और बहुत अरसा यहाँ पे मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स जो छोटे क्लिनिक्स हैं और बड़े जो 50 बेडेड या 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अभी भी ये सिस्टम नहीं है। इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, मैं उसके वो TORs देख रहा तो उसमें भी कोई मैकेनिज्म नहीं है ठीक कि आप बाकी चीज़ें चेक करेंगे कि लैब का लाइसेंस है नहीं है, इसके पास फिजिशियन लाइसेंस्ड है नहीं है, फार्मेसी के पास फार्मासिस्ट अवेलेबल है नहीं है, लेकिन वही वेस्ट आप किस तरह लेके जा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह करते हैं, सेग्रीगेट किस तरह करते हैं, वो अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी कंडीशन है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट तो क्या सेक्टर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में निजाम मौजूद है कि वो इंटरनली इसको डिस्पोज वो करें? देखिए उनके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं, बट आर दे डूइंग दैट? हाँ जी, वो बेहतर कर रहे हैं बेहतर एज कर कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। लेकिन देखें गरीब बंदा जो है वो प्राइवेट में नहीं जाएगा, सरकारी अस्पताल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मेजॉरिटी ऐसे ही है। पॉपुलेशन है वो उसका एक्सपोजर तो वहाँ पे, यहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और आपकी जो लोग जो एक्सपोज होते हैं, ये वो वाला एक ट्रायंगल है कि अगर आप एक चीज़ को एड्रेस करते हैं तो उससे ये तीनों चीज़ें आपकी केटर बिल्कुल। लेकिन अभी देखिए ये बात हम कर रहे हैं हॉस्पिटल के लेवल पर जाके, अच्छा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जरिया पे कोई हॉस्पिटल गया तो हम एक्सपोज हो रहे हैं, जरा हॉस्पिटल से बाहर निकल के हालात क्या उस पर भी जरूर रोशनी डालेगा। बिकॉज मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले सीव्यू पर ये मामला रिपोर्ट हुआ, वहाँ पे सिरेंजेस थी और वो दर्जनों सिरेंजेस थी जो ऐसे ही वहाँ पर और मौजूद इसी थी। तरह से बहुत सारे ब्रिजेस ऐसे होते हैं कि जहां पे उनके नीचे छोटे छोटे से कोनों में बेहद गंद मौजूद होता है। बिल्कुल इसी तरह अब इसमें भी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है और ये म्यूनसिपल जो आपका एक मैकेनाइज सिस्टम है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये उसके अंडर फॉल करता है। अब यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है और आप जैसे लोगों की ऑन बोर्ड होने की ज़रूरत है कि इसमें एडवोकेसी की जाए, कि लोगों की तरबियत की जाए कि अगर इसमें एक मैकेनिज्म है 3 R's का, ठीक। कि आप रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें, कि आप जो अपना कंटेंट है उसको रिड्यूस कर दें। जहाँ पे Reduce करें। आपको 3 बॉटल्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप 1 बॉटल पे चले जाएं, और अगर वो रीयूज़ हो सकता है, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं वो चीज़ों को रीयूज़ करती हैं, जैसे बायोगैसेस हैं वो उसको ये जितना भी, क्योंकि इसमें मीथेन इथेन की इवॉल्व होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को तबाह कर रही है। बिल्कुल ठीक। तो जो अच्छी कौमें हैं वो इसमें ये रीयूज़ वाली तरफ चली गई हैं। जैसे अभी आपने प्लास्टिक की बात की तो प्लास्टिक को वो रीयूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक फ्लॉ ये था कि प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से हमारे मेडिकल स्टाफ को भी, वो जब प्रॉपरली अगर उन्होंने ड्रिप सेट कट नहीं किए तो वो जब फुजले में गए तो वहाँ पे कई कंपनीज ने लोगों को हायर किया होता है, तो वो उसको वापस ले जाके फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बेचते हैं और वो रीयूज होती हैं। ओके, यानी ये हमारी कौम का ये अलमिया है कि जो चीज को रीयूज करना है उसको नहीं कर रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, वो जो गलत नहीं करना है उसको रीयूज पे लेकर जा रहे हैं, रीयूज में लेके आते हैं। तो अब इसमें ये है कि हाई टेम्परेचर जो इंसिनरेटर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशंस का काम चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में, बल्कि हर यूनिट में एक अपना उनका डिस्पोजल सिस्टम हो
बिल्कुल ठीक है। ताकि अगर गायनी का है तो वो गायनी के अंदर ही वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा, अपने कहने से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है अगर गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं है तो। इस पर छोटी सी सजेशन अगर आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को देकर जाए कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मतलब एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर जहाँ पे तो बेधड़ा लोग इस्तेमाल करें, बेहतर ये होगा कि इस तरफ भी आए, आवाम की भी फलाह के लिए काम है और आपके बिजनेस को भी बूस्ट है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट। इसके बाद जो आपकी प्रोटेक्शन एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसके बाद तीसरा ये है कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन है, ये तीनों को ऑन बोर्ड लिया जाए विद द हेल्प ऑफ मीडिया, क्योंकि ये सबसे निगलेक्टेड इशू है। तो आपने, आपकी बहुत नवाजिश है कि आपने इस टॉपिक को आज थोड़ा सा कोशिश भी करेंगे कि शरीर रहमान साहिबा से हम लोग इस मामले पे बात भी करें, क्योंकि ज़रा आपने एक पॉलिसी बनाई जो कि 1 महीने बाद, हाँ तकरीबन 1 महीने के बाद हम इंशाल्लाह तो आपके साथ पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, बल्कि आपको मुख्तलिफ हॉस्पिटल, आपकी टीम के साथ हम एक आउटडोर प्रोग्राम भी अरेंज करेंगे ताकि हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके देख सकें कि क्या क्या फ्लॉज हैं। बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे लोगों की क्या हालत है कि अगर स्कूल और आपकी अकोमोडेशंस भी साथ हैं और वहीं पे आप अपना जो इन्फेक्शियस वेस्ट है वो बर्न कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेवल करते हैं उसको लेके तो क्या क्या हैजर्ड्स हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये मालूम होना कि कितना बड़ा खतरा है, बिल्कुल। फिर ये कि अच्छा कैसे इस पर काबू पाना है, और उसके लिए ज़ाहिर है वी नीड मोर पीपल लाइक यू जो ऐसी पॉलिसीज पर काम करें। फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम इसको इंशाल्लाह ख़त्म ना सही मिनिमाइज ज़रूर कर पाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। सुबह पाकिस्तान में नए सिरे से खुशामदीद बात अब सयाहत की होगी। सयाहत का फ़रोग़ तब मिलता है जब सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। एक ऐसा वाक़या जो कि रिपोर्ट हुआ था मरी में, मैं बात सर्दियों की कर रहा हूँ, मैं बात उस बर्फ़बारी की कर रहा हूँ, मैं बात उस इंसिडेंट की कर रहा हूँ जिसके बाद हमने देखा कि तमाम जो निगाहें थीं वो मरी की जानिब थीं। तमाम निगाहें उस इलाके की तरफ थीं जहाँ पहुँचना तो आसान था, लेकिन पहुँच जाएँ और फंस जाएँ तो कोई मदद को नहीं पहुँच पाता। अब मदद मिलती है, अब सहूलत मिलती है, अब आसानी हो रही है, अब सयाहों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। मैं बात टूरिज़म पुलिस की कर रहा हूँ। एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि लिया गया है बिलखुसूस मरी में आने वाले सयाहों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे फिर वो किसी और मुल्क से आए, आते हैं मरी यानी मलके कौसार की जो वादियाँ हैं वहाँ पर खो जाते हैं। तो बात जब मरी की है और बात इस खुसूसी फ़ोर्स की है, तो हम तरबियत याफ्ता फ़ोर्स की बात करें जहाँ पे मर्द भी शामिल हैं, ख़वातीन अफसरान और अहलकार भी शामिल हैं, और जो इनिशियल लेवल्स पर 150 पुलिस अफसरान और अहलकार, एक खुसूसी टूरिस्ट वैन, 3 खुसूसी तौर पर तैयार गाड़ियाँ, 25 मोटरसाइकिल्स और इसके साथ साथ घुड़सवार शामिल हैं। यानी वो इलाके, वो रास्ते, वो दुश्वार गुजार रास्ते पगडंडियाँ जहाँ पर कोई गाड़ी मोटरसाइकिल ना जा पाए, वहाँ पर घुड़सवार पहुँचेगा, मदद को पहुँचेगा, सहूलत के लिए पहुँचेगा। और कहा यह जा रहा है कि इसमें इजाफा भी किया जाएगा। मरी टूरिज़म पुलिस सयाहों की मदद, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत में पेश है ताकि सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सके। और इसमें एक इंटरेस्टिंग जो पहलू है वो ये कि इतने सारे पुलिस अफसरान, अहलकार और जो यूँ कह लीजिए कि खुसूसी टूरिस्ट वैन हैं, गाड़ियाँ हैं, और फिर वो जो दस्ता तैयार किया गया है जिसमें घुड़सवार पुलिस अफसरान भी शामिल होंगे, इन सबको लीड कौन कर रहा है? जब हम आपको बताएंगे आप भी थोड़े से हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरे चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल हुई। यकीन, लड़कियां इस यूनिफॉर्म में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इंचार्ज मरी टूरिज्म पुलिस ज़ैनब अयूब साहिबा, उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं ज़ैनब आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा ज़ैनब, एक तो ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि आने वाले दिनों में इस किस्म के साने हाथ रोनुमा ना हो जैसे कि माजी में हो गए, तो उसके लिए बहुत एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है। ये इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आप लीड कर रही हैं बतौर एक खातून, एक विमेन, तो उस क़यादत में जो बाकी जितने भी सब लोग मौजूद होते हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको देख के लग रहा है शेफ कि ये थोड़ा गुस्से वाले ही होंगी, क्या होगा? जरा सबसे पहले ये बताएं। नहीं, थैंक यू। आई थिंक कि जो यूनिफॉर्म आपको एम्पावर करता है तो उसके बाद ये मेन और विमेन वाली डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक यूनिफॉर्म में आ गए, यू आर एन ऑफिसर। तो आई हैव बीन गिवन अ लीड नॉट बिकॉज आई एम अ लेडी ऑफिसर, आई हैव बीन गिवन अ लीड बिकॉज आई एम एन ऑफिसर।
और उसके बाद ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हमारा कॉन्सेप्ट इस किस्म का है कि वी वांट अ पीपल फ्रेंडली फोर्स। उसके लिए वी वांटेड अ सॉफ्ट इमेज, वी वांट इवन इफ यू लुक एट आवर यूनिफॉर्म दैट वी विल डिस्कस आगे जाके, तो उनमें हमने सॉफ्ट कलर्स चूज किए हैं सो दैट कि जो सियाह हैं उनको ये इमेज मिले कि हम यहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्सर्स नहीं है जो वहाँ पे होंगे, हम उनके हेल्पर्स हैं, उनके फैसिलिटेटर्स हैं। जबरदस्त। और जब आपने कहा कि यूनिफॉर्म्स का आप लोगों ने बड़ा स्लाइटली आप लोगों ने देखा कि इस किस्म के कलर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, अव्वल तो पहले हमें जरा ये भी बताया कि किस किस्म के कलर्स आप लोगों ने उसका इंतखाब किया और क्या उसके बेहतर और मुस्बत नताइज भी मिल रहे हैं, क्योंकि जो ईद की छुट्टियां रही हैं उसमें आप लोगों को कैसा लोगों की तरफ से रद्द अमल नजर आया? आई वुड डेफिनेटली डिस्कस कि मैं जैसे अभी आपने बताया, आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, मरी की जो डायनामिक्स हैं वो वाकई इस तरह की हैं कि 2 मिलियन जो है व्हीकल्स पर ईयर उसमें आ रही हैं। 8 मिलियन टूरिस्ट इज क्वाइट अ नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। और उसके बाद इसकी जो ओवर द ईयर्स 4-5 सालों में मरी के प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हुए हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे वो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो जो है आपकी ओवर चार्जिंग के हों, चाहे वो हरासमेंट के हो, क्योंकि मरी और मॉल रोड अनफॉर्चुनेटली दिस न्यू ईयर नाइट पे हमें प्रॉब्लम्स बहुत हुई कि जो हरासमेंट की इशूज से बहुत ज़्यादा है। तो उस सारे प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए हमारा जो रावलपिंडी पुलिस है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी आईजीपी के जो कोलैबोरेशन के साथ, उनके रादर अप्रूवल के बाद हमें ये कॉन्सेप्ट आया कि हम एक ऐसी फोर्स रेस करें जो डेजिग्नेटेड हो सोलली फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द टूरिस्ट। और इस मरी इंसिडेंट जो अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, आपने मेंशन किया जनवरी का, तो उसने इस आइडिया को मजीद तकवीयत दी, इसको मजीद हमें इन्फोर्स किया कि वी शुड बी हैविंग अ फोर्स। और जो कलर्स की आपने बात की, वी हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज इन आवर माइंड टू बी ऑनेस्ट, but after so much deliberation we chose this very light subtle blue color for the very purpose, क्योंकि this is the way कि this cool and light look of the police officers will give them the power कि वो लोग आएं, टूरिस्ट आएं और अपनी हेल्प ले सकें हमसे। अच्छा ज़ैनब ये बताइएगा, नॉर्मली अगर हम लोग देखें, देखिए कुछ तो वो दिन है जो कि वेकेशन डेज हैं, ठीक है ना, आप वहां पर जरा ज्यादा आमदोरफ्त पड़ जाती है, उनमें और मामूल के औकात कार में दिन में किस किस्म के वाकयात जरा ज्यादा रिपोर्ट होते हैं कि आप लोगों ने देखा कि इस किस्म की शिकायत ज्यादा मौसूल हो रही हैं? एग्जैक्टली एक्चुअली जब हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया तो इसमें हमने डिफरेंट सेल्स जो है डेजिग्नेट किए। फॉर एग्जांपल हमारा एक सेल जो है वो एंटी हैरेसमेंट सेल है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि जो, और उसमें हमने ये स्पेसिफिक रखा कि जो लेडी ऑफिसर्स हैं, जो विक्टिम्स होंगी वो डायरेक्टली उन लेडी ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट करेंगी, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपनी हर, क्योंकि फैमिलीज के साथ डील करने में हमें इशू आता है कि द फैमिलीज आर रिलक्टेंट टू लॉन्च देयर कंप्लेंट्स विद द मेल ऑफिसर्स। तो हमने लेडी ऑफिसर्स रखी, उनका एक स्पेसिफिक डेस्क है, वो उनको डील करती हैं और प्रॉपरली जो है उनको सेटिस्फाई करती हैं। इसी तरह विद ओवर कंजेशन, जैसे अभी आप मेंशन कर रही थी, उनमें लॉस्ट एंड फाउंड सेल हमने स्पेसिफिक डेजिग्नेट किया है, क्योंकि उन इश्यूज में मिसिंग चिल्ड्रन के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और उसकी सक्सेस ये कि इवन हमारे इन डेज में विद इन 5 days ऑफ लॉन्च वी आर एबल टू रिकवर 300 बच्चों को, मिसिंग चिल्ड्रन। ये 300 बच्चे गुमे कैसे थे? बिकॉज ऑफ द ह्यूज टूरिस्ट है ना, एक पूरी मॉब के फॉर्म में है, थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ बच्चा, तो उस प्रॉब्लम को आपको पता है ना कि किडनैपिंग और एब्डक्शन के इश्यूज उनको वो कैश करते हैं। तो उस केस में उनको फैमिलीज को हेल्प करना और बच्चे को माँ बाप तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क चैलेंज भी है। और आपने माशाल्लाह वो जरा टास्क निभाया भी, जिस पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तारीफ हुई। मैं 2 ट्वीट्स यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा। एक जावेद चौधरी साहब की ट्वीट है जिन्होंने कहा कि ईद पर उन्होंने मरी का विजिट किया और उन्होंने कहा जो इनिशिएटिव था टूरिज्म पुलिस मरी का बाय आईजीपी राव सरदार साहब बहुत ज़बरदस्त था। जो जवान वहाँ मौजूद थे, जो ऑफिसर्स मौजूद थे, वो जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे थे। उन्होंने कहा जी वेल डन उमर सईद साहब, CPO रावलपिंडी। इसके साथ साथ फहद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और जो ट्रेजेडीज़ होती आई हैं, या जिस तरह ज़ैनब ने भी हवाला दिया, स्पेशली बच्चों के से मुताल्लिक है, इसमें खासी कमी आएगी। और उन्होंने भी कहा जी वेल डन RP रावलपिंडी, अशफाक साहब और CPO उमर सईद साहब। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं जो हम देख भी रहे हैं और ज़्यादा ये ट्वीट्स, ये अप्रिसिएशन, ये खून बढ़ाती है। जिस तरह बच्चों की आपने बात की ज़ैनब, ज़ाहिर है ये एक ऐसा मामला जो कि ज़्यादा करीब होता है। एक बच्चा एक लम्हे के लिए निगाह से दूर हो जाए तो आप यूं लगता है जैसे ज़िंदगी उजड़ गई, वीरान हो गई। उसमें आपके अफसरान, आपके एहलकार जब वहाँ मौजूद हों और चप्पे चप्पे पर मौजूद हों, जैसे हम घुड़सवारों की बात भी कर रहे हैं कि बाय वेरी ट्रू कि ज़ाहिर है बच्चा एकदम से कहीं निकल जाता है, जिस पर लोग कहते हैं जी पेरेंट्स ख्याल नहीं रखते। पेरेंट्स तो ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं खिसक जाता है। तो फिर इसलिए ऐसी पुलिस का वहाँ पर होना, टूरिस्ट पुलिस का ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। थोड़ा ज़रा मुझे बताइएगा ये जो घुड़सवार हैं, एक तो ये कि हमने देखा कि बड़े उनके अच्छे विजुअल्स भी हैं, कितने घुड़सवार हैं और क्या सिर्फ मरी माल रोड के आसपास ही तैनात किए गए हैं कि गलियात में भी उनका, और उनमें क्या खवातीन घुड़सवार भी शामिल हैं इस बैच में?
दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका ये कि आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हमने फेजेस में लॉन्च किया। बिल्कुल ठीक है, ये तो फर्स्ट फेज है। या इट्स द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के हवाले से हमारे पास 5 to 6 हैं जो माउंटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर एज वेल, हम इसको बढ़ा रहे हैं। और अभी आपने मेंशन किया कि हम लोगों ने इसको डील करने के लिए ना, क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम ये हो रहा था ट्रैफिक का, जैसे कि बहुत मरी के साथ ट्रैफिक का इशू इससे नॉन। इस पर भी ज़ैनब हमने देखा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सिर्फ ईद पर 21,000 गाड़ियां एंटर हुई थी। एग्जैक्टली, एग्जिट बहुत कम हुई हैं, ये सिर्फ एंट्री का मैंने फिगर शेयर किया है। एग्जैक्टली, मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस टाइम जो 10,000 पर डे का काउंट था, और अगर हम इसको काउंट करें तो ईद पे हमारे पास ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख पीपल थे इन मरी। और आप ये देखिए कि अगर मैं कोई फैक्ट बताऊंगी आप कह सकते हैं बिकॉज आई एम अ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव तो मैं एग्जैजरेट कर सकती हूँ। हमें कोई 15 कॉल इस तरह की रिसीव नहीं हुई जिसमें हमें ये शिकायत हुई हो कि कोई हरासमेंट, कोई लॉस्ट चिल्ड्रन। इट्स आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इस कम टाइम में। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं ना, चप्पे चप्पे पर हर एक कोने पर आपके निगहबान वहां पर मौजूद थे, आपके मुहाफिज वहां पर मौजूद थे। अगर आपको कोई परेशानी तो बजाय इसके कि आप किसी को कॉल करें, आपको नजर आ रहा है कि कोई लेडी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर खड़ी है या फिर कोई लेडी मेल पुलिस ऑफिसर खड़े, तो आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। अच्छा, एक ये बड़ा वाइब हम लोगों ने फील की है, पुलिस और आवाम के दरमियान एक हिचकिचाहट रहती है, एक तनाव का माहौल रहता है, ना सिर्फ टूरिज्म पुलिस या ओवरऑल अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस तनाव को, इस खिंचाव को किस तरह से कम किया जा सकता है? एक माहौल दोस्त पुलिस और आवाम का जो एक एनवायरनमेंट है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ब्रिजिंग द गैप। आई टोटली अंडरस्टैंड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग पे आप देखिए सारी दुनिया में बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो टाइम्स चले गए हैं जब आप जो है एक डंडे या डंडे वाली पुलिस को जो है आप आइडियलाइज करते थे। आप देखेंगे हमारे यूनिफॉर्म में हमने किसी को भी कोई ऐसे वेपन नहीं दिया किसी किस्म का। देयर इज नो वेपन, दे आर नॉट इक्विप्ड विद दीज वेपन्स। हमने उनको फर्स्ट एड किट्स दी हैं। हमारे पास जो हमारी जो व्हीकल्स हैं दे आर इक्विप्ड विद नॉट ओनली कि वो फर्स्ट एड दे सकते हैं, हमने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई है। वी हैव गॉन थ्रू इंटेंसिव ट्रेनिंग। रेस्क्यू 11 22 के साथ कोलैबोरेशन के बाद इवन हमारे पास 12 to 14 केसेस पर डे रजिस्टर हुए हैं जिनमें हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया। दैट्स अनबिलीवेबल फॉर अ पुलिस फोर्स। एग्जैक्टली। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था आपका कि हाउ टू ब्रिज द गैप, उस सिलसिले पे हम दो काम कर रहे हैं। हमने एक ऐप लॉन्च करनी है वेरी सून, जो आपके स्मार्टफोन्स पे, एंड्रॉइड फोन्स पे, सब पे वो चलेगी। उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी हेल्पलाइन 1757 एग्जैक्टली तो ये चल रही है जी, ये दैट इज टोटली फंक्शनल 24/7। और ये किस सिर्फ अभी फिल्म के फर्स्ट फेज की बात सिर्फ मरी माल रोड के आसपास? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्लीज कि ये जो सेकंड फेज है अभी हम मरी, मॉल रोड, आपकी जो नीचे लोअर टोपा, इस सारे एरिया को कवर करें। लेकिन नेक्स्ट फेज ऑफ लॉन्च जो कि विद इन 15 डेज, विद इन नेक्स्ट 10 डेज हम करेंगे। हमारा एक प्रॉपर टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है, डेजिग्नेटेड फॉर द वेरी पर्पस। उसके अलावा वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर, इट विल स्वेल टू ऑलमोस्ट 300 विद टाइम। हम उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा हम व्हीकल्स भी और दे रहे हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि हम मरी, पेट्रियाटा और ये जो इसके मरी के सारी सराउंडिंग एरियाज हैं इन सबको कवर करेंगे। और माउंटेड पुलिस का कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि जहां व्हीकल नहीं जा सकती, जहां रोड नहीं जा सकती, वहां हमारे माउंटेड पुलिस ऑफिसर्स जो हैं दे। अच्छा, इसमें आप ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल। ये जो बात पहाड़ी इलाके की हो रही है तो जो पुलिस अफसरान, जो एहलकार हैं, वो क्या पहाड़ी इलाकों के ही हैं चूंकि वो बेहतर समझते हैं उन डायनामिक्स को? ये बात बहुत आपकी ठीक है। इसमें जो हमने इस वक्त जो मेरे बाद जो हमने उनके जो इंचार्ज बनाए हैं जो सारी इसको डील करते हैं, वो जो है गुल खिताब साहब हैं। ही इज अ लोकल, वो मरी के हैं। मरी की डायनामिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड बेहतर समझते हैं कौन सा रास्ता कहाँ को निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि जैसे आपको बताया सेकंड फेज में हम मोर ऑफ द डोमिसाइल जो मरी के लोग होंगे उनको रिक्रूट करेंगे इनिशियल स्टेजेस में। और इस प्रोजेक्ट को है मजीद हम एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, शुएब ने अभी मेरी तरफ हाथ करने के जरिए अब आप सवाल लीजिए, लेकिन एक अच्छा को होस्ट यही होता है कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कहाँ पे करें, तो दिल का सवाल था जो कि आपने लिया है। लेकिन चलिए मजीद मैं कुछ और ऐड करके आपसे पूछ लेती हूँ। ये तो आपने कहा ना कि रिक्रूटमेंट इस तरह से की जा रही है कि जो वहाँ के मकामी अफराद हैं उन्हें ही वहाँ से लिया जाए, लेकिन जो मकामी लोग हैं जो कि रिक्रूटमेंट में नहीं आ रहे, क्या उनका भी ताउन किसी और तरीके से हासिल करने की कोशिश की जा रही है, या वहाँ के जो मकामी लोग हैं सिर्फ वो टूरिस्ट ही नहीं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो मरी की जो टूरिज्म इंतजामिया है वो कोई ना कोई पार्टिसिपेशन देगी अपनी? आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि जो हमें सबसे ज़्यादा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है वो जो मरी के लोकल्स हैं उनकी तरफ से। ज़बरदस्त। बिकॉज आप देखें कि ये सिर्फ एक टूरिज्म पुलिस नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है।
आपको टूरिज्म को फैसिलिटेट करना है। टूरिज्म इज डायरेक्टली लिंक के लोगों की लाइवलीहुड के साथ। Exactly. जो वहाँ के ऑनर्स हैं, जो वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, जो वहाँ के वेंडर्स हैं, आई मस्ट से वो सारे हमें इस टाइम सबसे ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनका क्रैकडाउन कब होगा जो एक अंडा 50 रुपए में बेचते हैं, उनको कब डंडे पड़ेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये मरी की ओवरचार्जिंग एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। शिकायत ऐसी आ रही है? जी जी, इस तरह की अभी तक हमें इन डेज में जो मरी में लॉन्च के बाद हमें नहीं रिसीव। इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने प्राइस कम कर दी है। उन्होंने प्राइस कम नहीं की, लेकिन उन्होंने ओवरचार्ज नहीं की। लेकिन सिर्फ गर्मी थी ना, इतनी ठंडी थी कि लोगों को उस हद तक ज्यादा से ज्यादा चाय या उबले हुए अंडे खाने की जरूरत पड़े। हाँ, सर्दियों में तो अंडा और चाय या कॉफी के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। बट ये जरा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जनरली ओवरचार्जिंग एक बड़ा मसला रहा है, नॉट जस्ट सिर्फ अंडा एक महंगा है, जनरली भी एक ओवर पानी की बोतल 70-80 रुपए की मिलती है। एक इशू रहा है। अब जिस तरह ईद पे रश होता है, आप कह रहे हैं कोई शिकायत मौसूल नहीं, ये तो एक जबरदस्त बात होगी। इसका मतलब क्या है, आप लोगों के होने से ये हुआ है या कि जो माजी में इंसिडेंट्स रिपोर्ट उसके बाद उन्होंने सबक सीख लिया है? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं आपसे ये कह रही थी कि जो चीज मैं फिगर्स दूंगी आपको, वो आप कह सकते हैं कि ये मेरे फिगर्स हैं जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो 15 है, 15 इज फ्री टू एवरीवन। कोई भी बंदा, कोई भी सिटीजन अपनी कॉल रजिस्टर करा सकता है, कोई भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, ठीक। लेकिन इन 7 to 8 डेज में हमें इस तरह की ओवरचार्जिंग की कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई ऑन अच्छा, रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कंप्लेंट अगर आपको रिसीव हो, वो 15 पे होगी या वो 1575 पे होगी? 1757 पे हमारी हेल्पलाइन ठीक है। करेगी। उसके बाद हम उसका प्रॉपर एक हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हम ओवरचार्जिंग को प्रॉपरली हम डील करेंगे हमारे, क्योंकि देखिए सिर्फ मरी टूरिज्म पुलिस वर्क्स इन पैरेलल विद द पुलिस ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। और उस पुलिस का ये मैंडेट है कि जो ओवरचार्ज करेंगे हम उनको प्रॉपरली पेनलाइज करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि 1757 इज द नंबर टू डायल। अगर आपको लगता है कि कोई दुकानदार, कोई ठेले वाला, कोई आपसे ओवरचार्ज कर रहा है, जैसे आपने कहा ना 25 रुपए का अंडा, वैसे नहीं और कितने का मिले वैसे उबला हुआ अंडा? यार बड़े महंगे मिले हैं शुएब, 45 रुपयों में, मतलब ये बड़ा महंगा बेचते हैं। लेकिन ज़ैनब, हमें जरा ये भी बताएं, वैसे तो हम नहीं चाह रहे कि वहाँ के जो वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, ये बात सुने, लेकिन फिर भी कभी इरादा रखती हैं आप कि देखें एक तो आप वर्दी में जाके मिल रही हैं तो डेफिनेटली हर कोई मोहतात रहेगा कि नहीं मैडम आ रही है तो किस तरीके से रवैया रखना है। कभी ये सोचो कि कभी सिविल कपड़ों में आप जाके जरा रैकी कर सकें उस इलाके की कि आखिर क्या वाकई आम दिनों भी में भी या फिर इन स्पेशल डेज में ये मामला ऐसे के ऐसे ही हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं। इस टाइम जो है हम लोगों का फोकस ही यही है कि नॉर्मली जो हमारे वहाँ ऑफिसर्स हैं, जो इंचार्ज हैं वहाँ पे, या फिर मैं हूँ, हम लोग इन सिविल ड्रेसेस में जाके भी इन चीज़ों को यकीनन देखते हैं और इस चीज़ को रेगुलराइज करते हैं। और सिर्फ ओवरचार्जिंग तक नहीं है, ये टूरिस्ट फीडबैक भी आपको देगी। आप टूरिस्ट से बात करेंगे, आप लोकल से बात करेंगे, वो अगर यूनिफॉर्म में आपको सही राय नहीं देंगे तो कम से कम वो सिविल कपड़ों में आपको सारे हालात टूरिस्ट पुलिस का मैंडेट है ओवर प्राइसिंग को चेक करना। एग्जैक्टली, टूरिस्ट पुलिस की हम लोगों की मैंडेट में है ओवरचार्जिंग, फैसिलिटेशन, व्हीकल रिपेयर, एंटी हैरेसमेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, ये सारी की सारी हमारी एक चार्ज जरा और शामिल कर लीजिए, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कर लीजिए। ये जो कचरा बहुत फैलाया जाता है, आपने खाया पिया, आपने छल्ली खाई, आपने फेंक दी, आपने आइसक्रीम खाई, आपने कप फेंक दी, आपने बोतल पी, आपने वो फेंक दी, जरा इसके ऊपर भी अगर आप लोग डंडा उठा लेना तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो इतने गंदे नहीं रहेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम ये वेंचर भी जरूर आगे डिसाइड करते हैं और प्लान करते हैं। हाँ, क्योंकि कोलैबोरेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ कुछ भी मुमकिन है। ट्रू। तो ज़ैनब, इसमें हम अगर ओवरऑल देखें, आपने कहा ना कि आगे चल के पुलिस ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाई जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ये तो अभी मरी में हो रहा है। क्या हमें कुछ अंदर के माहौल भी बताइए कि क्या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, हुंसा की तरफ या जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर भी कुछ इस किस्म का डिपार्टमेंट तश्कील देने पर काम किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? मैं आपको ये बात आपके प्रोग्राम से, बल्कि ये बात मैं सबको बताना चाहूंगी इस तवज्जुह से कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मकसद ये है कि इफ़ वी गेट सक्सेसफुल तो देखें पंजाब में बहुत पोटेंशियल है, टूरिज्म की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपकी रिलीजियस टूरिज्म है, करतारपुर, ननकाना साहब, आपकी हिस्टोरिकल टूरिज्म है, टेक्सला, आपकी वर्ल्ड सिटी लाहौर। इफ़ वी गेट सक्सेसफुल, जो कि इंशाल्लाह वी विल बी, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे और ये पूरे पंजाब में हम लॉन्च करेंगे विद अप्रूवल एंड विद द कंसेंट ऑफ आईजी। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है ये चूंकि बात इस वक्त सिर्फ हम पंजाब की कर रहे हैं, जब बाकी सूबों की बात है तो ज़ाहिर है डिफरेंट उसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो कि पायलट प्रोजेक्ट मरी से आगाज़ हुआ, फैलता जाएगा गलियात, और उसके बाद जैसे वॉल सिटी लाहौर, टेक्सला की उन्होंने बात की, कुछ और ऐसे स्पॉट्स जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक सवाल और भी, कुछ वीडियोस हमने देखी हैं जो बाहर मुल्क से आए वो भी तारीफ़ के बगैर रह ना सके, कुछ ऐसी वीडियोस भी आई, थोड़ा सा वो भी शेयर करेंगे तासुरात के, उन लोगों ने कितना अच्छा फीडबैक दिया ईद पर आप लोगों को?
देखिए, मैंने आपको मेंशन किया कि ये फोर्स हमने रैंडमली नहीं रेज की। ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months हमने प्रॉपर डेलिब्रेट करके, प्रॉपर Okay. ट्रेन करके, और ट्रेनिंग में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल ठीक क्योंकि देखें, जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ खड़े हैं, उनसे आप ये कोई भी सिर्फ लोकल नहीं, कोई पाकिस्तानी नेटिव नहीं, फॉरेनर्स आएंगे तो उनसे कम्युनिकेट करना, उनके प्रॉब्लम्स को डील करना, उनको समझना, इस सिलसिले में हमने उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग की, उनकी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की। Okay. तो ये जो अभी आप 2-3 वीडियोस आप देखेंगे और आप लोगों ने देखी बिल्कुल, एक होंगी, देखी भी है मैंने। एग्जैक्टली, तो उसमें यही था कि वो उनसे कम्युनिकेट कर सकें, और उनका फीडबैक बहुत पॉजिटिव था। बिल्कुल। और ये हमारे लिए आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सक्सेस कि अगर आपके ऑफिसर्स उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, और फॉरेनर्स को भी ये अच्छा इंपैक्ट जाएगा ओवरऑल इंटरनेशनली। एग्जैक्टली और ये सिर्फ मरी का इमेज नहीं, पूरे पाकिस्तान का इमेज लेकर वो जाएंगे कि अब पाकिस्तान किस तरह से आगे स्पीड में बढ़ रहा है कि हम टूरिस्ट पुलिस पर काम करें। आपने गुफ्तगू के दौरान आगाज में एक एप्लीकेशन का जिक्र किया कि सून यू आर गोइंग टू लॉन्च दैट एप्लीकेशन। एक तो ये कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा या क्या है, और दूसरा ये कि क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ कि उसमें एक अलर्ट होगा कि आपने सिर्फ अलर्ट जनरेट किया और जो भी नियरेस्ट बाय व्हीकल या ऑफिसर या एहलकार होगा वो फौरन से आप तक पहुंचेगा और आपकी जो भी इशू है उसको सॉल्व करेगा? बिल्कुल। इस जो ऐप हमने लॉन्च की है, हम एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको तस्करा किया दूसरे फेज़ में, जो मरी मॉल रोड पे होगा, उसका सेंट्रलाइज्ड, उसकी जो वो सारा सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड है। आप आपके फ़ोन के साथ कनेक्शन है, वो नियर बाय जितने भी हमारी मोबाइल पेट्रोल्स हैं, जो हमारी बाइक पेट्रोल्स हैं, जो हमारी फुट पेट्रोल्स हैं, वो सारी उनके साथ लिंक्ड हैं। अगर आपको किसी भी मरी के पूरे एरिया में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप उससे हमें जो है वो आप अलर्ट जनरेट करेंगे, और हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं, खासतौर पे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाले हैं, वो वहाँ के जो नियर बाय वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपके इशू को एट द वेरी स्पॉट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा जो इस ऐप का नाम आप कह रहे थे कि वो भी हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली टूरिज्म ऐप ही होगी। टूरिज्म ऐप ही होगी। और कोई अभी तक आप लोग इस पर काम कर पाए? रिस्पांस टाइम क्या रखा जाएगा उसमें, क्योंकि अभी बस इनिशियल फेज है, बट स्टिल रिस्पांस टाइम? रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी। वी अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्स इज़ द मेन थिंग। तो हमारी जो अभी तक हमारे प्लान्स हैं और जो हमारी कोशिश है, और बल्कि हम पंजाब में डिफरेंट जगहों पे ये देख भी रहे हैं, तो विद इन होपफुली 10 to 15 सेकेंड्स वी विल ट्राई कि हम उस सारे एरिया को कवर करें, और जो हमें हेल्प देनी है, फैसिलिटेशन देनी है, रेस्क्यू है, वो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हो जाए। और क्या ऐसा भी प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है? कुछ तो हमने देखा मरी सान्हे के बाद कि एक खास नंबर ऑफ व्हीकल्स को अलाउ किया जाता है कि अच्छा आप जा सकते हैं, जैसे ही वो नंबर एक्सीड हो आपने फौरन से रास्ता बंद कर दिया। थोड़ा सा ये भी शेयर करें कि इस बारे में, अभी तो सारा गर्मियां हैं, वैसे भी छुट्टियां आने वाली, तो बच्चों की जिद होती है कि जाना है मरी, तो ऐसा क्या प्लान है आप लोगों के पास वीकेंड्स के लिए, छुट्टियों के लिए, कि अच्छा इतनी व्हीकल्स आ सकती हैं? आपकी कनेक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्ट चेक पोस्ट के साथ होगी। बिल्कुल। देखिए, जो हमारा ये ऐप है, इसको ये ऐप है या जो हमारी मरी टूरिज्म पुलिस है, ये किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए नहीं है। हमने डिफरेंट, इसका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड है। फॉर एग्जांपल, अभी शॉर्ट टर्म हमारे लिए जो चैलेंज था वो ईद था। दैट इज वाई वी लॉन्च्ड इट बिफोर ईद, कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम अब जाएंगे तो एक डिफरेंट मरी, कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह बहाल हुआ जी, होपफुली वो हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह विद द रिस्पांस। जो सेकंड फेज है उसमें हमने ट्रैफिक को भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं उनके टोटल डे बाय डे काउंट, आप यकीन करें आर्ली काउंट को हम मॉनिटर कर रहे हैं। एवरी सिंगल आवर वी आर मॉनिटरिंग द काउंट्स, और वी आर ट्राइंग कि 8,000 to 10,000 का काउंट पर डे से ज़्यादा व्हीकल मरी में एंटर ना हो। दैट इज एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। आप देखें इन पूरे ईद डेज में आपको कहीं भी कम से कम इस रिलेटेड प्रॉब्लम के बिल्कुल ट्रैफिक जैम है और बिल्कुल कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, विच इज अ सक्सेस। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा फोकस विंटर्स भी हैं। I was about to ask कि ज़ाहिर है कि आपने लॉन्च तो समर्स में किया, लेकिन the focus is बड़ा चैलेंज होगा। जी, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म और मेन चैलेंज है वो विंटर भी है। तो वी हैव डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म्स, हमारे पास पूरी इक्विपमेंट्स हैं, स्नो रिकवरी, रेस्क्यूअल, तो हम उस पर भी पूरा काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह विंटर्स में भी आप लोगों को इस किस्म की कोई इशू ना हो। इंशाल्लाह नहीं होगा। तो वैसे विंटर के लिए आप लोग खुद तैयार हैं? बिल्कुल ऐसे अहलकार, ऐसे अफसरान जो अगर मरी से ताल्लुक नहीं रखते कि भाई वो भी उस बर्फबारी में रहेंगे उधर। हाँ, ठंड तो ज़्यादा नहीं लगती। हमारे फोर्स की एक अच्छी बात है कि वी डोंट से नो। तो चाहे वो सीनियर्स हैं, चाहे वो अंडर कमांड हैं, जब हमें कमांड मिल गई सो वी विल बी देयर। तो हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत यंग हैं, मोटिवेटेड हैं, वो बिल्कुल फ्रेश रिक्रूट्स हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल, उनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह दे विल बी परफॉर्म। तो लास्टली ये भी बताइए, आप अपनी पोस्टिंग को मरी में कितना एंजॉय कर रही हैं? आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस, प्लस इट्स अ चैलेंजिंग प्लेस एज वेल।
तो आई एम हैविंग अ रियली गुड टाइम। दैट्स ग्रेट। चलिए अल्लाह करे कि वक्त आपका भी अच्छा गुजरे और आप लोगों की वजह से जो भी वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं उनका भी अच्छा गुजरे और वहाँ के लोकल्स वो भी इस स्टेप से बहुत ज़्यादा मुस्तफिद हों, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द यूनिफॉर्म शी इज़ वेयरिंग, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी इज़ वेयरिंग, और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को माशाल्लाह निभा रही हैं, पूरी फोर्स निभा रही है। पहला फेज़ था, इनिशिएटिव था, लेकिन इंशाल्लाह इसका दायरा कार वसी किया जाएगा। एक तो फोर्स बढ़ाई जाएगी और दायरा कार वसी किया जाएगा इस पायलट प्रोजेक्ट का। और इसमें हम ये भी कहेंगे शुएब कि चूंकि आप सब लोग हमारे सेगमेंट देख रहे हैं, आप लोग अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं कि अगर आप लोग मरीन टूरिज्म पुलिस को देना चाहते हैं और अगर कोई ऐसी चीज या ऐसा लम्हा जो आपका इनके साथ गुजरे और आपको अच्छा लगा है तो दाद दीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी जगह पर, ताकि इनका हौसला मजीद बढ़े और ये आप लोगों के लिए खुलकर काम बिल्कुल कोई इशू हो 1757 इज द नंबर टू डायल। अगर मरी जाए तो सबको ये नंबर जरूर मालूम होना चाहिए। नंबर डायल करेंगे, सेकंड्स में इंशाल्लाह ये फोर्स वहां पर पहुंच जाएगी जो कि वहीं पर मौजूद है आपकी मदद के लिए, सहूलत के लिए, सयाहत के लिए, सयाहों के लिए। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, साथ मौजूद थी आप। विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आप लोग प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल-अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी और जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों? फैसला साज हम ही हैं, उन्हें हमारे हर हुक्म की ताबेदारी करनी ही होगी। उनके माजी से जुड़ा हुआ कोई राज हो शायद। मुझे उस शख्स का नाम मालूम हो गया है। आप महमूद अफंदी से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? महमूद अफंदी को ओहदा नहीं दे रहे हम, बल्कि उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे।
इस महल में हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हैरान हूँ कि ऐसे पेचीदा मंसूबे कैसे बना लेता है। अब्दुल हमीद जब तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त अदालत ने ये फैसला सुनाया कि निदारों की तमाम रकम अदा कर दी जाए। दुश्मन हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हमें हर वक्त मुहतात और होशियार रहना होगा। तो अब्दुल हमीद ने तलवार खींच ली है। आप सब ऐबों से भरे हुए हैं। अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा है। हरगिज नहीं। इंसान नुमा शैतान। अगर उन्हें मालूम होता तो वो हमला कर चुके होते। हम इस तख्त पर इख्तिदार के शौक में नहीं बैठे। ये हमारी तकदीर थी और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जो भी पहला शख्स इसे खोलेगा वो हम। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि स्टूडियो में इस वक्त हमें रंग और रंग ही नज़र आ रहे हैं। और ये रंग क्यों ना हो, क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान के नए सियासी दौर के हवाले से अगर बात करें तो हमने आपको बताया था कि इस बार पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, मतलब इनकी जो हमारी नई कैबिनेट है, नई सियासी काबीना है, उसमें 5 खवातीन शामिल हैं। अब उसमें से एक खातून ऐसी हैं, बल्कि एक क्या हम यही कहेंगे कि जितनी भी हमारी खवातीन इस कैबिनेट का हिस्सा बनी हैं, जाहिर सी बात है किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, ठीक है, तो किसी के घर की रौनक है। और ऐसी ही बेटियों को जिन्होंने जन्म दिया, आज उन्हीं में से एक मदर को हमने इनवाइट किया है। लेकिन वो सिर्फ एक माँ नहीं है, उन्होंने भी सियासत में अपना एक मकाम, अपना एक नाम बनाया है। यूं तो सुबह पाकिस्तान में वो पहले भी हमारी मेहमान रही हैं, लेकिन इस बार हालात जरा मुख्तलिफ है, तो उनसे जानेंगे कि पहले के सुबह पाकिस्तान में जब वो आई थी तब उनका मिजाज कैसा था, आज की सुबह पाकिस्तान में आई है तब मिजाज कैसे है, और सबसे ज्यादा ये भी पूछेंगे कि ईद कैसी रही उनकी, और जो कल मदर्स डे गुजरा है तो अपनी बेटी के साथ उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया, या फिर उनकी जो बेटी थी क्या वो बहुत ज्यादा मसरूफ थी, क्या उन्हें वक्त ना मिल सका। हमें ज्वाइन किया है ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र जी। कैसी रही ईद, सबसे पहले तो ये बताइए। ईद से 4 रोज़ पहले तमाम मुलाजमीन छुट्टी चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के साथ ईद करनी होती है। कोई मुजफ्फराबाद, कोई मानसेरा, कोई सवाबी, कोई किधर, ड्राइवर भी चले जाते हैं। तो फिर ईद की सारी जिम्मेदारी जो है वो सबसे बड़ी औरत पे आ जाती है। वो सब जिम्मेदारी मेरे पे आ जाती है, खाना पकाने की, करने की। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि बच्चों को खाना बनाना तो आता है, लेकिन मेहमानदारी इतनी होती है और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको तैयार करना, ईद के लिए भेजना, फिर उनकी जिम्मेदारियां और भी होती हैं, तो वो फिर उनमें मसरूफ़ होती हैं। मैं किचन में मसरूफ़ होती हूँ। ईद का सारा दिन किचन में गुजर जाता है। सारा दिन किचन में गुजर जाता है। ये बताएं कि ईद पर मरियम औरंगजेब साहिबा को ईदी दी, अभी तक देती हैं? बिल्कुल देती हूँ, ईदी तो देती हूँ, अब उसको सूट देती हूँ। सूट ईद का पहले पैसे देती थी? पहले पैसे देती थी, लेकिन कपड़े फिर भी बनते थे, तो अब उसको पैसे दिए जाते हैं कि सूट ले ले, और बाकी जो बच्चे हैं उनको सूट दिए जाते हैं। या अगर इस दफ़ा तो मेरे बेटे ने भी कहा मुझे पैसे दे दे, मैं अपनी मर्जी का सूट लूँगा। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। बेटे ने तो ये कहा, बेटे ने तो कभी नहीं कहा होगा कि पैसे दे सूट खुद दूंगी, उन्हें आपकी चॉइस इतनी पसंद आती है। उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन बेटे ने भी पहली ईद थी कि कहा, शायद वो हर रंग का सूट ले चुका था और उसने कहा किसी एक सूट के पैसे जेब में रखो। तो ये उन्होंने, अच्छा हमने अक्सर देखा है आप तो माशाल्लाह बड़े वाइब्रेंट से कलर पहनती हैं, और जब हमने मरियम साहिबा को देखा तो वो एक सॉलिड कलर पहनती हैं, तो आपने क्या किया, आपने उन्हीं की पसंद को कोई कलर उन्हें दे दिया? जैसे आप खुद कपड़े पहनती हैं, प्रिंटेड भी होते हैं, मल्टी उसमें हमें नजर आते हैं, जो आपने बताया कि आपका मिजाज भी है, आपने अपनी पसंद का जोड़ा दिया उन्हें? नहीं, मैं उसकी पसंद का उसे देती हूँ, और मैं कहती हूँ चलो, दूसरी बेटी भी साथ ही जाती है, तो मैं कहती हूँ जो आपको पसंद है ले लो, मैं वहाँ पैसे दे देती हूँ। तो खुद आपने फिर आपने कहा ना कि ईद पे तो जिम्मेदारी आप पर थी, तो आपने खाने में क्या क्या बनाया? खाने में मैं सुबह ही बनाना शुरू कर, बल्कि 12 बजे रात से बनना शुरू होता है, जब पता लग जाता है कि कल ईद है, चांद नज़र आ गया है, तो फिर सबसे पहली जो स्पेशल चीज़ मैं बनाती हूँ वो शीर खुरमा है। अच्छा। और वो फिर एक दफ़ा मैं चली गई थी ईद में, रमज़ान में उम्रा करने, तो फिर जब मैं मस्जिद नबी हरम से निकली नमाज़ पढ़ के, तो फ़ोन आ रहे थे पाकिस्तान से, अब क्या डालना है, अब क्या डालना है, अब क्या डालना है। तो मैंने ये सोचा कि ईद पाकिस्तान ही जानी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों के लिए बड़ी परेशानी और दिक्कत होती है। तो शीर खुरमा रात में 12 बजे चढ़ा देती हूँ, और फिर वो अगले दिन सुबह 9-10 बजे जब तक नमाज़ पढ़ के बच्चे आते हैं तो वो तैयार हो जाता है। फिर उसके अलावा मैंने पुलाव बनाया, मैंने टिक्कियाँ बनाई, वो मैं कीमे कच्चे घी बनाती हूँ, और इसके साथ मैंने नमकीन गोश्त बनाया,
मेरी बड़ी बहन का घर भी बिल्कुल करीब है, उनके बच्चे भी दोपहर का लंच मेरे पास करते हैं और रात का डिनर हम उनके घर करते हैं। रौनक लगी रहती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि इन त्योहारों पे तमाम अजीज रिश्तेदार बच्चे बड़े मिल के मनाते हैं। Exactly, मैं यही कहने लगी थी कि सिर्फ आम घर वाले लोग ही नहीं, चाहे आप कितने भी बड़े ओहदों पर क्यों ना हो, हर तरफ ईद मनाने का जो एक मिजाज है वो यही होता है। ऐसा ही है, रवायात कुछ ऐसी ही हैं। बच्चों की बात भी करते हैं जिनका बहुत ज्यादा लगाव है नानी से, जो कि वैसे भी नानी के पीछे पीछे होते हैं, चाहे पेपर में पास हुए चाहे अच्छे नंबर्स लिए तो पीछे पीछे हैं कि आप नानी से ना पैसे लेने हैं। थोड़ा सा उनका कैसा रहा ईद पे आपके साथ, वो बताइए। बच्चे मेरे नवासे भी हैं और पोते भी हैं, तो वो ये शुक्र है अल्लाह का कि उन बच्चों की आपस में बड़ी बनती है। खेलते रहे तो खेलते रहेंगे, लड़ाई शुरू कर दें तो सबके झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर शिकायतें शुरू हो जाती है, फिर राजीनामे हो रहे हैं। नानी के पास ही आते हैं, मेरे पास ही आते हैं, फिर मैं कभी एक को डांटती हूँ, कभी दूसरे को चुप कराती हूँ कि ठीक है बस ये सब भाई बहन है। ऐसे होता है। सब बच्चों में, यानी पोते पोतियों में और नवासे में कोई एक जो सबसे ज्यादा शरारती, सबसे ज्यादा शिकायत आपके पास आती हो? सब एक जैसे किसी से कम नहीं है। करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कम है कौन ज्यादा। सियासी जवाब आपने दिया कि घर वापस जाना है, वो बच्चा नहीं, ये सही बात है कि सब एक से एक बढ़ के है। ऐसे फनकारियां करते हैं, मुझे समझ नहीं आती सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। मतलब बच्चे हाँ, एक तो बड़े आंसुओं से रोएगा, दूसरा शोर मचा रहा होगा इसने मुझे मारा है, तो इसलिए मैं जज नहीं कर सकती। सबसे पहले कौन आता है, जो मार खा के आया है वो या जो मार के आया है? जो मार के आया होता है वो पहले आ जाता है, वो पहले अदालत में आ जाता है। मेरी शिकायत लगाने आ रहा है, उसको पहले पता होता है कि अब ये अंदर कमरे में जा रहा है, तो पहले भाग के आ जाता है। तो बच्चे मतलब इन्हीं के इस किस्म का शौक लगा के रखते हैं। लेकिन इन बच्चों से ही घर की रौनक है, और इन बच्चों के बगैर तो मुझे लगता है घर भी रहना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब थोड़ा सा मदर्स डे, क्या मदर्स डे सेलिब्रेट होता है या आप कहते हैं कि नहीं हर दिन ही माँ का दिन है? मैं तो ये कहती हूँ कि हर दिन माँ का दिन है, क्योंकि वो दिन मैं समझती नहीं कि जिस दिन माँ का वो दिन ना हो, वो दिन नहीं। बेशक ऐसे ही है, और ये हकीकत है। और ये वो रवायात हैं जो उन मुल्कों में हैं जहाँ लोगों के पास, बेचारों के पास, बच्चों के पास टाइम नहीं होता। वो एक दिन कहते हैं कि आज हम पूरा दिन कोई एक्टिविटी ना करें और अपनी अम्मी के साथ सेलिब्रेट करें। तो पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी चल रहे हैं और इन चीज़ों की बड़ी कदरें हैं, और हम अपने मज़हब के भी बड़े करीब हैं, और हमें ये एहसास है कि माँ का रुतबा क्या है, माँ के साथ बोलना कैसे है। लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें पाकिस्तान में भी नहीं रही, और वो बड़े मटीरियलिस्टिक से बच्चे हो गए हैं। जैसे अब किसी को अच्छी जॉब मिल रही है तो वो यूएसए जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है। तो वो ये होता है कि फिर उन माँ बाप बड़ी तन्हाई का शिकार होते हैं, और वो बच्चे ये समझते हैं कि हम बाहर जाके इनको पैसा भेज रहे हैं तो ये हमारी कमी पूरी कर रहे हैं। लेकिन कभी औलाद की कमी पूरी नहीं होती। एक बच्चा जब आप देखते हैं, ये बच्ची को देखते हैं, तो वो जो खुशी महसूस होती है, वो दुनिया के खजाने भी माँ को दे दिए जाएं तो वो कमी नहीं पूरी हो सकती। बिल्कुल सही बात। और ये चीज़ इतनी अहम है बच्चों के लिए समझना कि वो जो कुछ मर्जी भेज दे बाहर जाकर, वो तोहफे भेजे, स्वेटर भेज रहे हैं, जूते भेज रहे हैं, जो भी भेज रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये बच्चों के दिल में भी एक रिग्रेट जरूर होता है जब वो माँ बाप दुनिया में नहीं रहते, तो वो महसूस करते हैं कि वो पल जो हमने वहाँ गुजारे, जो हमने अब और लौट के उन्होंने फिर पाकिस्तान आना होता है। ये एक वक्त ऐसा आता है उनकी उम्र का कि जब वो सोचते हैं कि अब कंफर्ट पाकिस्तान में है, जो सहूलतें यहाँ हैं वो बाहर कहीं नहीं। आप वहाँ कितने भी पैसे कमा ले, वापस आके आपने कॉफ़ी का कप भी खुद बनाना है, चाय भी खुद बनानी है। और पाकिस्तान तो एक नेमत है जहाँ आपको हर चीज़ मिल सकती है, जहाँ आपको मुलाजिम भी मिल जाते हैं, कम काम वाले भी मिल जाते हैं, ज़्यादा वाले भी मिल जाते हैं, कम तनख्वाह पे भी मिल जाते हैं, ज़्यादा पे भी मिल जाते हैं, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये चीज़ें बच्चे उस वक्त बड़ा फील करते हैं जब उनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहते और वो फारिग होकर पाकिस्तान आ जाते हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये कॉन्सेप्ट तो अब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है इस तरफ के मदर्स डे को लोग अब बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। पहले ये ज़रा कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपका जब अपनी वालदा के साथ वक्त गुजरा, क्योंकि उस वक्त ये मदर्स डे वगैरह बहुत कम थे, लेकिन क्या आपको याद है कि कुछ ऐसे लम्हे मदर्स डे या उस वक्त भी आपने कभी मनाया हो? नहीं, हमने कभी नहीं मनाया था। हमारा हर दिन अपनी माँ के साथ ही गुजरता था। और कल भी मेरी जो बड़ी बेटी है वो केक लेके आई अपने मियाँ के साथ, उसका मियाँ भी आया, उन्होंने आके कोई 4-5 बजे का टाइम था, उन्होंने आके बड़ा, मैं उसे कह रही हूँ कि आशी
कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो रोज़ ही होता है दिन। उसने कहा नहीं अम्मी रेहान लेके आए, वो कह रहे हैं कि नहीं जाके केक वहाँ काटना है, अम्मी के साथ सेलिब्रेट करना है। मैंने कहा अब इसकी खुशी है, फिर वो केक काटा, सबने खाया भी। और ये है कि वो जब बच्चियाँ ब्याही जाती हैं तो शायद वो माँ के और ज़्यादा करीब होती हैं, हो जाती हैं, उन्हें हर लम्हा याद आता है। और मरियम तो परसों लाहौर गई थी और फिर वो कल लाहौर थी क्योंकि वहाँ जर्नलिस्ट का एक लंच था, एक डिनर था, तो वो फ़ोन पे ही बात होती रही। और उसके बाद वो रात वापस आई, देर नहीं बल्कि वो सुबह आई है आज वापस। तो एज अ मिनिस्टर ज़ाहिर है वो इतना बिजी हो गई है, तो कोई शिकवा ज़रा आप नहीं करते बिकॉज़ ज़रा आपको पता है उनकी रूटीन क्या है। नहीं सही है, और वैसे भी उसके बच्चे मेरे पास थे तो मुझे कमी कम महसूस नहीं होती। वो दोनों बच्चे मेरे पास थे, छुट्टी थी, सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्कूल की, वो वैसे भी आ जाते हैं, घर अकेले ना हो, तो वो आ गए थे। वो बच्चे वैसे कहते हैं कि मामा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हैं अब नानो। नहीं वो ये नहीं कहते, शायद वो मेरे घर में बड़े कंफर्ट से होते हैं और मेरे पोते पोतियां भी उनके साथ भी खेलते रहते हैं। नहीं है उस शहर में तो अब भी वो फील नहीं करते। अच्छा, अब खुद चूंकि आपका सियासत से ताल्लुक रहा है और आपकी लेगेसी को लेकर मरीम साहिबा आगे चल रही हैं, अब चूंकि बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको बेड़ा उठाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंशाल्लाह हल करने का, आपके नज़दीक आप ऐसी कौन सी, कभी आप और अगर मरीम साहिबा बैठे, निकाला तो माँ बेटी ने अपने लिए बैठने के लिए टाइम, लेकिन आप कहते कि नहीं बेटा ज़रा इस चीज़ पे फोकस करो, मैं चाह रही थी कि तुमसे बात करूँ, जरा इस मामले की तरफ हल निकालो, कुछ ऐसा आपकी, क्या आप उनकी उस मामले की निशानदेही उन्हें ज़रूर करवाएं? मैंने कभी नहीं करवाई, उसको सारी निशानदेही खुद ही हो जाती है, खुद ही होती है उसको, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, उसको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन मेरी एक आदत है सुबह उठ के अखबार पढ़ना। मुझे लगता है आज दिन नहीं निकला अगर मैं सुबह गेट से अखबार उठा के ला के सुबह पढ़ती नहीं, तो मुझे फील होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं टीवी की खबरें बाद रात को अक्सर नहीं सुनती, बहुत कोई ख़ास बात हो तो मैं टीवी की खबर सुनती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ सुबह अखबार का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं वो सुबह जो अखबार है फजर के बाद पढ़ना, वो मेरी बचपन से आदत है और अब तक है। अच्छा, एक चीज हमें ये बताएं, क्योंकि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए, वो कहते हैं घर की मुर्गियां दाल बराबर होती थी, लोग तो बड़े शौक से हमें देख रहे होते टीवी पर, अम्मियों को पता होता है वो घर में जो आपकी हैसियत होती है, क्योंकि मरीम साहिबा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होंगी या आप कोई बुलेटिन सुन रही हैं तो वो आगे उनका बीपर चल रहा है, आपके लिए भी नॉर्मल सा होता होगा? नहीं, मुझे नॉर्मल नहीं लगता, बल्कि जब मैं चैनल कभी बदल रही हूँ और मरियम कहीं खड़ी हो तो फिर मैं आगे चैनल नहीं चलाती, ना पीछे ना आगे, फिर मैं उसको सुनती हूँ और बड़े गौर से सुनती हूँ और उसका बोलना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे लग रहा था सिर्फ मेरी अम्मी का ये मसला है, वो पूरा शो देखती है ऊंची आवाज करके, बहनें सो रही थी वो कहती मामा प्लीज कम कर दे, कम कर दे, वहां से कम कर लेंगे तो मम्मा मोबाइल पे यूट्यूब पे लगा लेती हैं। नहीं, माएँ तो ज़ाहिर सुनती हैं, और फिर ज़ाहिर मिनिस्टर साहिबा जब गुफ्तगू करें ज़ाहिर अहम पॉलिटिकल इश्यूज पर होते हैं तो वो ज़ाहिर सुनती नहीं। जब वो मिनिस्टर नहीं थी, हम अपोजिशन में भी पौने 4 साल थे, तब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो मैं बड़े गौर से, तब भी वो अपनी पार्टी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही थी। जी, वो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो उस पौने 4 साल में भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसी है, वो नजर भी आया हमें, क्योंकि वो पार्टी की फोकल पर्सन भी है, तो इसलिए उसकी रूटीन थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन उस वक्त भी बड़ी बिजी थी इन्हीं खबरों में, इन्हीं चीज़ों में। बिल्कुल ऐसे ही है, तब भी बिजी थी, आज भी बिजी है। अब जिस तरह ज़रियाब ने हवाला दिया मुल्की मसाइल का, जिनका ज़ाहिर है आपने हल करने का बीड़ा उठाया PMLN ने अलॉन्ग विद द अदर पार्टीज़, तारा साहब ये कितना अहम था ये तमाम पार्टीज़ का इकट्ठे होना, बिलखुसूस दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी एंड PMLN अलॉन्ग विद अदर पार्टीज़, ये जो इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं, ये कितना अहम था, वक्त की कितनी अहम ज़रूरत थी? ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि मुल्क जो था वो ऐसी जगह पे चल निकला था जहाँ अवाम बेचारे, सबसे बड़ा इशू महंगाई था। मैं समझती हूँ कि जिस कदर बेरोज़गारी बढ़ी उतनी बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई के बढ़ने की वजह भी बेरोज़गारी होती है। अगर आपकी अर्निंग आ रही हो, आपकी तनख्वाह आ रही हो या आपकी कोई आमदन आ रही हो तो फिर महंगाई इतनी महसूस नहीं होती, इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब बेरोज़गारी हो जाए और आमदन ना रहे तो फिर तो लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर थे। और इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी हालत थी, जो बैरूनी हालत थी, जो वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल थे, उसके लिए ये मुतहदा अपोजिशन का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी था। कोई एक सियासी जमात जो है वो इन मसाइल को हल नहीं कर सकती, मसाइल बेपनाह हो चुके हैं। इसके लिए एक PDM बननी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुतहदा अपोजिशन में छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कबूल की। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, शहरी रहमान साहिबा, शाजिया मरी, हिना रबानी खर साहिबा, तो इस तरह से ये है। बाकी इसी तरह शाह जैन बुख्ती साहब है, इसी तरह MQM के लोग हैं, इसी तरह ये बाकी पार्टियाँ हैं हमारी जो JUIF भी है, उसमें जी सारे वही ना, तो हम PML के लोग तो थे ही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, तो PML के तो काबीना में थे ही,
उन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से संभाली हैं। और ये वो वक्त है पाकिस्तान पे कड़ा वक्त जिसमें वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ये बहुत कम वक्त है जो गवर्नमेंट को मिला है और मसाइल बेपनाह हैं। हर मिनिस्टर जो है वो सुबह शाम रात काम कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुझे नहीं पता किस वक्त सोते होंगे, चंद घंटे आराम करते होंगे। उनकी भी पूरी तवज्जो जो है मसाइल के हल में है। कभी वो शांगला होते हैं, कभी वो सवाब कहीं होते हैं, कभी और सुबह 7 बजे होते हैं, 7 बजे होते हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि वो सोते किस वक्त, वो आराम किस वक्त करते होंगे और फिर दिन रात वो काम कर रहे हैं और साथ वो सबको कह रहे हैं कि आपने भी इसी रूटीन से काम करना है, तब मसाइल हल होंगे। And he is famous for it. He is famous for it जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे। मैं जरा सिर्फ इनसे एक बात ये जानना चाह रहा था। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं शहबाज साहब, उनके लिए ये हमजा शहबाज साहब, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है और वो भी सुबह दोपहर शाम इलाकों में ही नज़र आते हैं, कभी कुछ देखते हुए कभी कुछ देखते हुए, क्योंकि वो भी अपने वालिद की लेगेसी लेके साथ चल रहे हैं। और उन्हें भी ये एहसास है कि जब वालिद इस एज में इतने एक्टिव है तो मुझे भी काम करना है और काम करके दिखाना है। और वो भी दिन रात काम करने में कोशिश हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और अल्लाह ताला बाकी चीफ मिनिस्टर्स को भी करे। और ये सबसे बड़ा अहम मसला जो इस वक्त है मुल्क के मसाइल हैं और पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट है जिसको वक्त बड़ा कम मिला है और उस कम वक्त में बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हमने मीट करना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने ठीक करना है। क्योंकि जो मैं ये नहीं कहूँगी कि पिछली गवर्नमेंट पे कुछ कहा जाए, लेकिन ये फैक्ट है कि पिछली गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कोई अदारा सीधा नहीं रहा, कोई भी जगह चीज़ सीधी सही समझ में किसी चीज़ की समझ नहीं आती। तो जब ये ऐसे हालात हो जाएं तो सबसे बड़ी तो महंगाई है जिसको कंट्रोल करने के लिए रमज़ान में भी उन्होंने चीनी को सस्ता किया, आटे को सस्ता किया। ये बेसिक नीड्स हैं लोगों की। अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं, लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। बीमार अगर कोई गरीब आदमी हो जाए तो वह दवाई तक खरीद नहीं सकता। दोबारा से मुफ्त दवाइयों का तरीक़ाकार प्राइम मिनिस्टर साहब ने हॉस्पिटल्स में शुरू किया है। अल्लाह करे कि ये सब कामयाबी से खुश उसलूबी से काम हो सके इंशाअल्लाह ताला और तमाम जमातें जो हैं इसमें इकट्ठी मिलके एक किरदार अदा करें। बिल्कुल। और तारा साहब इसमें जो सबसे अच्छी बात नहीं एक तो ये कि तमाम जमातें इकट्ठी, लेकिन इसमें मैं एहसन इकबाल साहब का ज़रूर तस्करा यहाँ पे करूँगा जिन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंस मैं कहूँगा सेट किया कि जब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो संभाला तो उन्होंने एक लेटर लिखा असद उमर साहब को। उन्होंने एक तो कहा कि जो प्रोजेक्ट्स आपके रहे आए मिल बैठते हैं ताकि हम उन पर बात कर सकें कि कैसे इनको आगे लेकर चलना है। ये यानी जो मिनिस्टर चला गया उसको लेटर लिखना, उसके लिए ऐसे ज़बरदस्त अल्फाज का चुनाव, ये हमने माजी में नहीं देखा और ये अब आप लोगों की गवर्नमेंट ने इसको भी सेट किया। ये इसलिए मिसाल सेट की जा रही है कि हम जो तावन वो कर सकते हैं वो गवर्नमेंट से चले गए हैं, तो वो अपनी कोशिशें, अपने अच्छे ख्यालात, अपनी अच्छी सोच हमारे साथ मिला के मुस्बत तरीके से आवाम का पैसा ज़ाया ना हो। जी ज़ाया ना हो। और ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये बड़ी बदकिस्मत गवर्नमेंट थी। जैसे मेट्रो बस है, ये पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक चली थी, तैयार थी और ये भी इनके नसीब में नहीं था कि इसका इफ्तिताह ये कर सकते हैं। 6 दिन के अंदर वो सीधी और नेशनल हाईवे ने मुकम्मल कर दी। थोड़ा सा उसके अंदर काम था और वो बस जो है वो आज ईद तक तो वो फ्री चलती रही है पैसेंजर्स के लिए। अब वो पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जा रही है और कितनी सहूलत है लोगों को। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किया है। एक दोस्त भी एंकर भी है समर अब्बास, तो उन्होंने भी एयरपोर्ट के लिए जब अपना सफर लिया तो वो भी पेशावर मोड़ से बैठे हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने राइड लिया है मेट्रो बस की। तारा साहब जब आपने कहा ना कि वक्त कम है मुकाबला सख्त है, तो आप समझती हैं कि क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी से बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी बनती है, इस कड़े वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ये फैसला वक्त की ज़रूरत था या फिर ये फैसला लेने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि ये फैसला लेना मुनासिब था? नहीं, ये फैसला तो पीडीएम कब से ले रही थी और हमें ये उकसा रहे थे। हाउस के फ्लोर पे कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब उनके मिनिस्टर खड़े होके ये ना कहीं इनके पास तो लोग ही पूरे नहीं, इनके पास तो मेंबर्स ही पूरे नहीं, ये तहरीक अदम एतमाद ला ही नहीं सकते, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे करेंगे, इनकी तो तादाद ही पूरी नहीं। ये ऐसी उनकी स्टेटमेंट्स थी कि जिसने इस चीज़ पे एक मोहर सब्त की कि हमें ये काम करना है। ये तो कुछ अरसे से चल रहा था पीडीएम के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा था कि हमें रिज़ाइन नहीं देनी चाहिए, हमें तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। और फिर बाकी पार्टियों ने भी इसकी तायीद की कि ये सही बात है, हमें जब हम लोग पूरे हैं तो हमें लानी चाहिए। और वो लोग जो इनके तहादी थे उस वक्त वो मुहिब्बे वतन थे,
MQM को देख लें, क्यू लीग को देख लें, GDA को देख लें, क्योंकि वो इनके इत्तेहादी थे तो ठीक थे। जैसे ही वो लोग इनको छोड़ के, क्योंकि इन्होंने 4.25 साल उनके साथ जो वादे किए कोई काम नहीं किया, और जो इंडिपेंडेंट लोग इनके साथ थे जैसे असलम भुतानी वगैरह इलेक्शन जीत के गए थे, वो भी बेचारे इसी तरह कह रहे थे हमारे मसले हल नहीं हो रहे। तो फिर जब वो लोग इनको छोड़ के हमारे बेंचेस पे आ गए तो इन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी कि नहीं जी ये तो लोटे हो गए। तो वो लोटे नहीं थे, वो तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते थे, अपनी पार्टी के निशान पे जीते थे, वो तो PTI के थे ही नहीं। और जो PTI के लोग मुनहरफ हुए इनसे, इनकी पॉलिसियों की वजह से, तो उन लोगों के तो हमने वोट डलवाई ही नहीं। और वो अपोजिशन बेंचेस पे आज भी बैठे हैं। आज सेशन जब होगा 4 जी, मैं इसी का जिक्र करने जा रही थी कि आज तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी, कायमा कमेटी से मुतालिक जो मामला था उन पर भी और फिक्र किया जाएगा। कौन से ऐसे अहम इश्यूज है जो कि आज के इजलास का एजेंडा हो सकते हैं? देखिए, वो जो मुनहरफ अरकान थे वो पिछले सेशन में भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठे, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट बेंचेस पे आए तो वो जितने लोग थे वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे। ना उन्होंने हमें वोट डाला है और ना ही हमारा कोई इरादा था उनका वोट डलवाने का। और वो लोग आज भी उसी अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। और वो उन लोगों ने ये कहा भी है कि हम हुकूमत की जो आप काम करेंगे उस पर मुस्बत तनकीद भी करेंगे और आपकी को गलतियों की निशानदेही भी करेंगे। यही तो होना फरिश्ता कोई भी नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम उस अपोजिशन की आवाज़ को सुनें और उनकी तनकीद को भी बर्दाश्त करें, और वो काम जो वो हमें निशानदेही करें कि ये काम सही नहीं हो रहे, हम उनकी इस्लाह। तो ऐसी ही ऑफर्स आप लोगों की तरफ से ये की भी गए हैं कि इमरान खान साहब भी बाकी भी आकर बैठे हैं अपोजिशन बेंचेस पे? और हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि उनके बहुत से मेंबर्स ने ये कहा है कि हमने रिजाइन अपनी मर्जी से नहीं दिया। वो एक साइक्लो स्टाइल एक पूरा पेपर था जिसपे सबसे साइन करवा के जमा करवा दिए गए। ऐसे नहीं होता रिजाइन के लिए मेंबर को खुद स्पीकर ऑफिस जाना पड़ता है, सामने पेश होना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये हमने अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन लिखा है और ये आप एक्सेप्ट करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये तरीकाकार गलत था। अब स्पीकर साहब राजा परवेज अशरफ साहब ने ये कहा है कि मैं एक एक मेंबर को बुलाऊंगा, उससे तस्दीक करूंगा, फिर ये रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। बिल्कुल ठीक है। लास्टली तारा साहब, लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग ये काम यानी तरीके एतमाद बहुत पहले भी ला सकते थे, आप लोगों के पास ये नंबर्स पूरे थे, लेकिन शायद आप लोगों ने वक्त दिया इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को, ताकि वो आवाम जान सकें जो कहते थे कि इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए। तो मौका आप लोगों ने दिया कि करके दिखाएं अगर कुछ कर सकते हैं तो। लेकिन उन्होंने एक और काम कर दिया इस तरह से। मैं अपनी तो कोई सलाह की नहीं, एक पेपर लहरा दिया, वो एक नया ड्रामा शुरू हो गया, मुझे नहीं समझ आती। फ्लॉप तो हो गया। हाँ, वो हो तो गया, लेकिन इन्होंने एक ऐसी बात शुरू की जिसको पाकिस्तान का कोई जी शऊर पाकिस्तानी या पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शहरी ये नहीं समझता कि वो सच कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई बात किसी किस्म की बात में सच होता नहीं। हर जगह आगे जाके वो यू टर्न ले लेते हैं। अब इसमें तारा साहब बात ये भी कि जब सवाल किया जाता है उनसे कि 3-3.5 साल में क्या किया, महंगाई का जवाब दें, अपने आसपास जो करप्शन उसका हिसाब दें, वो एक लेटर लहरा देते हैं। ये जवाब दुरुस्त नहीं है, जाहिर है। नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ कारकर्दगी की नहीं, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं, तो फिर वो उसके वापसी में कुछ तो करेंगे ना ड्रामाबाजी, तो वो फिर लेटर लहराने लगते हैं कि अब। और कई लोग ये भी कह रहे हैं हमें हमारी कत्ल करने की साजिश तैयार हो रही है, ये हमारा मुल्क में खुद ही इनकलाब आ रहा है। ये मुझे बड़ी अजीब बातें लगती हैं पाकिस्तान के अंदर। तवातुर के साथ तारा साहब जो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, वो लगता नहीं है कि आपको कि खान साहब का जो नैरेटिव है उसको तकवीत मिल रही है इन जलसों की वजह से? मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि महंगाई भी अरूज पे थी, बदअमनी भी अरूज पे थी, लाकानूनियत भी अरूज पे थी, तो फिर ये समझ नहीं आती कि लोगों की अक्ल नहीं समझ रही क्या है कि वो किस नैरेटिव के पीछे चल रहे हैं, किस बंदे के पीछे चल रहे हैं जिसने सबसे पहले। मतलब आप ही कह रहे हैं कि अवाम जो है वो गुमराहकुन बयानिए के पीछे चल रही है। और फिर जो कंटेनर पे वो बातें करते थे वही बातें वो प्राइम मिनिस्टर बन के करते रहे, और वही बातें अब फिर वो प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद कर रहे हैं। उनकी मुझे तो किसी चीज़ में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी लगता था कंटेनर पे खड़े हैं, वो जब नहीं थे तब तो थे ही कंटेनर पे। मुझे तो समझ नहीं आती, असली मस्करा सी बातें वो करते हैं, और फिर वो ऐसी बातें करते हैं जिन पे हर सुबह बात करेंगे शाम को वापसी होगी। बिल्कुल ठीक है, कुछ समझ नहीं आती उनकी, समझ नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। तारा औरंगजेब साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। इट वाज लवली हैविंग यू। और हम बात थोड़ी सी हमने लाइटर साइड, थोड़ी सी हमने सियासत पर की है। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।